हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है हिमांशु सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ स्टाफिंग, बिना किसी बहुत ज़्यादा बातचीत के वन शॉट में पढ़ेंगे। और हमने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से अपने बिजनेस स्टडी को नहीं पढ़ा है वो जा करके वन शॉट में हर एक चैप्टर को पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं कि स्टाफिंग किसे कहते हैं। तो स्टाफिंग का मतलब होता है प्लानिंग के जस्ट बाद। जैसे कि हमने बताया था प्लानिंग क्या होता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग किसे कहते हैं, फिर उसके बाद स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या होता है बच्चों, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी बिना स्टाफ के, बिना कर्मचारी के, बिना मैनेजमेंट के, बिना मैनेजर के नहीं चल सकती है। तो इनको उस कंपनी में लाने, उस ऑर्गेनाइजेशन में लाने के लिए जो प्रक्रिया फॉलो की जाती है उसे हम स्टाफिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम कोई कंपनी चला रहे हैं और कंपनी तो बिना एम्प्लॉय के, बिना पियोन के, बिना कह सकते हैं कि लोअर लेवल एम्प्लॉय के या मैनेजर के तो नहीं चल सकती है। तो इनको उस पोस्ट के लिए, उस कंपनी में इनके उस पोस्ट के लिए इनको जब हम सेलेक्ट करेंगे उसे कहते हैं स्टाफिंग करना। कोई भी कंपनी बिना स्टाफ के नहीं चल सकती है। तो स्टाफ को लाने के लिए जो भी प्रक्रिया हम फॉलो करते हैं उसे स्टाफिंग कहते हैं। तो स्टाफिंग का मतलब होता है कि कर्मचारियों का चयन कैसे हो, मतलब कर्मचारियों से रिलेटेड ये पॉइंट है। चलिए आइए देखते हैं। आज के सब्जेक्ट का नाम देख लिया आपने, बिजनेस स्टडी और 12th कॉमर्स स्टाफिंग हमने बना रखा है। टाइम लगता है इसको बनाने में, स्लाइड को, ठीक है। इसलिए आप लोग कहते हैं सर आप 2-3 दिन बाद वीडियो डालते हैं। बेटा ये स्लाइड बनाता हूं मैं तो मेहनत लगती है। आइए देखते हैं आज स्टाफिंग किसे कहते हैं। तो स्टाफिंग का मतलब यहां पर बहुत सिंपल दिया हुआ है। स्टाफिंग इज द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मतलब जो स्टाफिंग होता है बच्चों, वो एक प्रकार से मैनेजमेंट का फंक्शन है जिसमें जो कंपनी में पोजीशंस होते हैं, जो स्थितियां होती हैं, उनको फिल किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने के लिए। इसको एक बार फिर समझ लेते हैं। देखिए थोड़ा सा पेन ओपन होने दीजिए। ये जो हमारा है सिस्टम थोड़ा सा स्लो है आजकल, काफी ज्यादा क्लासेस रिकॉर्ड होती हैं। देखिए कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो भी पोजीशन फिल करना होता है उसे हम स्टाफिंग कहते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है हमने पढ़ा रखा है कि भाई टॉप लेवल होगा, मिडिल लेवल होगा, लोअर लेवल होगा। तो टॉप लेवल में कौन कौन होगा, मिडिल लेवल में कौन कौन होगा, लोअर लेवल में कौन कौन होगा ना। तो ये जो होंगे टॉप लेवल के मैनेजमेंट में, लोअर लेवल के मैनेजमेंट में, मिडिल लेवल के मैनेजमेंट में, इनको तो आप नौकरी दोगे ना। तो इन्हीं को आप उस कंपनी में लाओगे, सेलेक्ट करोगे, यही प्रक्रिया स्टाफिंग कहलाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए हमने बताया था, मान लीजिए ये टॉप लेवल है, ऐसे समझ लीजिए, ये लोअर लेवल है और ये मिडिल लेवल है। तो अब टॉप लेवल में तो एमडी होगा, सीईओ होगा, हमने बताया था आपको, ऐसे और सारे होंगे। मिडिल लेवल में डिपार्टमेंट के मैनेजर्स होंगे, डिपार्टमेंटल मैनेजर होंगे बच्चा। इसके बाद हमने बताया था यहाँ पर सुपरवाइजर होंगे, फोरमैन होगा, लेबर होंगे। तो इनको तो सेलेक्ट करना पड़ेगा ना कि अपने आप ही ये पैदा हो जाएंगे, नहीं बच्चा, ये अवतार नहीं लेंगे। इनको आप कंपनी में वैकेंसी निकालोगे, ये लोग फॉर्म डालेंगे, फिर इनका टेस्ट होगा, सिलेक्शन होगा, फिर ट्रेनिंग दी जाएगी, तभी तो इस पोस्ट पे इनको रखा जाएगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का हो गया, ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हो गया। और इस पे इन लोगों को हम जो ले आए सेलेक्ट करके, यही स्टाफिंग हो गया। तो कह रहा है कि स्टाफिंग इज द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मतलब स्टाफिंग एक मैनेजरियल कार्य होता है, मैनेजमेंट का काम होता है, जिसमें फिल करते हैं या हम फिलिंग करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के पोजीशंस को, इनको फिल करते हैं, यही होता है स्टाफिंग करना। क्लियर? बिना स्टाफ के तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल का कोई मतलब ही नहीं है। इनको तो लाना पड़ेगा ना बच्चों, इनको तो सिलेक्ट करोगे ना। चलिए आइए देखते हैं आगे क्या है। फिर कह रहा है स्टाफिंग इन्वॉल्व फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। देखो बच्चों आप यहां से अंडरलाइन कर लो कि स्टाफिंग में क्या होता है, हम सही व्यक्ति को चुनते हैं सही जॉब के लिए, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, जिसके पास अच्छी क्वालिफिकेशन उस जॉब के लिए, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम, और जो अपने जॉब को सही समय पे कर सके। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, आप ये लाइन जरूर याद कर लें कि इसमें इन्वॉल्व होता है राइट पर्सन फॉर राइट जॉब एंड हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम। तो ये चीज आप याद कर लें कि राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए सेलेक्ट करना और राइट क्वालिफिकेशन के साथ जो राइट टाइम पर जॉब कर सके, यही स्टाफिंग होता है। समझ में आई बात? चलिए अब आता है
इन अ न्यू एंटरप्राइज द स्टाफिंग फंक्शन फॉलोज द प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। कह रहा है कि जो नए एंटरप्राइज होती, मतलब अभी मान लो आज मेरा बिजनेस बना हुआ है, अभी मेरे पास कोई भी स्टाफ नहीं है, तो मैं इसमें प्लानिंग करूंगा और ऑर्गेनाइजिंग फॉलो करूंगा, सिस्टमैटिक। लेकिन जब मेरा बिजनेस ऑलरेडी चल रहा, मान लो मेरा बिजनेस 4-6 साल पुराना हो गया, 2-4 साल पुराना हो गया, तो बेटा मैं वहां पर स्टाफिंग लगातार करूंगा, वहां पर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग का बहुत ज्यादा प्लानिंग तो होगा, बट बहुत ज्यादा प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग का वो फॉलो नहीं करूंगा मैं रूल। मैं नॉर्मली वैकेंसी निकालूंगा, जैसे प्रक्रिया होती है मैं उस तरीके से अपना जो है सिलेक्ट करूंगा। लेकिन नई एंटरप्राइज में प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग को ज्यादा फॉलो किया जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो कुल मिलाकर के स्टाफिंग का मतलब समझ में आ गया कि सही पर्सन को राइट जॉब के लिए विद राइट क्वालिफिकेशन के साथ सेलेक्ट करना ही स्टाफिंग होता है। जैसे मान लो कंपनी में अकाउंटेंट की पोस्ट खाली है, अब अकाउंटेंट की पोस्ट खाली, उसके लिए कंपनी ने कहा कि भाई सीए होना चाहिए। अब सीए होना चाहिए तो उसने लगाया क्वालिफिकेशन सीए, एटलीस्ट सीए विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, और उसने कई लोगों ने वांट के लिए अप्लाई करी, वैकेंसी के लिए अप्लाई करी, उसमें मैंने उनका वो लिया, टेस्ट लिया, एप्टीट्यूड टेस्ट लिया, ट्रेड टेस्ट लिया, इंटरव्यू लिया। उसके बाद फिर बेटा उसमें से जो सिलेक्ट हो जाएगा वही व्यक्ति स्टाफिंग में आएगा। तो स्टाफिंग करने का मतलब होता है वो व्यक्ति हमारा स्टाफ बन गया। तो हमने वांट निकालने से लेकर के सिलेक्ट करने तक की प्रक्रिया जो भी बनाई वो स्टाफिंग हो गई, और सही व्यक्ति को हमने चुन लिया, वही हमारा स्टाफ हो गया। तो राइट पर्सन को राइट क्वालिफिकेशन के साथ, राइट एक्सपीरियंस के साथ बच्चा हम जब लाते हैं वही स्टाफिंग होता है। चलिए तो देखते हैं, ये चीज आप पढ़ लीजिए, कोई डाउट नहीं, और इसे बताते रहिए, लोगों को शेयर करते रहिए। अब देखिए इसे देखते हैं कि नीड, बेनिफिट्स, एडवांटेज ऑफ स्टाफिंग। बहुत प्यारा टॉपिक है, इसका मतलब हम पढ़ते चलते हैं। कह रहा है कि नीड क्या है, एडवांटेज क्या है, या बेनिफिट्स क्या है सही स्टाफिंग करने का, कर्मचारियों को सही से सिलेक्ट करने का, इंप्लॉइयों को सिलेक्ट करने का बेनिफिट क्या मिलेगा। पहला था फिलिंग द रोल बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल। कुल मिलाकर के कह रहा है कि जो हमारी कंपनी में जगह खाली है वहां पर हम अच्छे अच्छे कर्मचारियों को ला करके उसको फिल कर देंगे, भर देंगे। कह रहा है स्टाफिंग फंक्शंस इज नीडेड टू फिल द जॉब पोजीशन, देयर विल बी नो यूज ऑफ जॉब पोजीशन अनलेस एंड अंटिल दीज आर ऑक्यूपाइड बाय एम्प्लॉय, एंड इट इज थ्रू स्टाफिंग फंक्शन ओनली दैट एम्प्लॉयज आर अपॉइंटेड टू फिल द वैकेंट जॉब। कह रहा है कि भाई स्टाफिंग फंक्शन जॉब पोजीशन को फिल करता है, और ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि हम स्टाफिंग फंक्शंस को फॉलो ना करें, तब तक हम जॉब पोजीशन को, वैकेंट जॉब को, जो खाली पद है बेटा कंपनी में, चाहे अकाउंटेंट का हो चाहे मैनेजर का, वो भर नहीं सकते। तो हम जब स्टाफिंग करते हैं तो उसके माध्यम से हमें एक कॉम्पिटेंट पर्सनल, मतलब योग्य कर्मचारी और योग्य इंप्लॉय हमें कंपनी के लिए मिल जाता। पहला पॉइंट है स्टाफिंग का। दूसरा आता है प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। हम सही व्यक्ति को सही जॉब के लिए प्लेस कर पाते हैं, चुन पाते हैं। मतलब स्टाफिंग इंश्योर हायर परफॉर्मेंस बाय प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब थ्रू प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। एम्प्लॉयज आर गिवन अ प्लेस अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। कह रहा है कि भाई स्टाफिंग में यह सुनिश्चित होता है कि हायर परफॉर्मेंस करने वाला सही व्यक्ति हमको सही समय पे सही जॉब वाला मिल जाता है, जिसको हम प्रॉपर रिक्रूटमेंट, प्रॉपर सिलेक्शन के साथ, रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती, प्रॉपर भर्ती और प्रॉपर चयन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के साथ बच्चा लाते हैं और उसको उसकी सही क्वालिफिकेशन के साथ उसको उस कंपनी में नौकरी पर रखते हैं। तो पहला क्या फायदा हुआ कि हम जो है कॉम्पिटेंट पर्सोनल को, योग्य कर्मचारी को कंपनी में ला करके कंपनी की जॉब, वैकेंट जॉब को फिल कर लेते हैं। दूसरा, सही व्यक्ति को सही जॉब के लिए चुन पाते हैं। तीसरा, ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। अगर हम सही स्टाफिंग करेंगे बच्चा, तो हमारे जो ग्रोथ एंटरप्राइज है, जो हमारी संस्था है, उसका ग्रोथ होगा, उसका विकास होगा, वो भी बहुत आगे जाएगी। ठीक है, क्योंकि नए नए लोग आएंगे, अच्छे अच्छे जो है कर्मचारी होंगे, एक्सपीरियंस वाले होंगे, वेल क्वालिफिकेशंस वाले होंगे, उनको इनोवेशन के बारे में पता होगा, क्रिएशन के बारे में पता होगा, टेक्नोलॉजी के बारे में पता होगी, इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है ये पता होगा, फैशन के बारे में पता होगा, तो वो हमारी कंपनी को आगे लेके जाएंगे। ठीक है, चलिए। By appointing efficient staff, staffing ensure the continuous survival and growth of the enterprise. An organization grows with the effort of its employee only. कह रहा है कि भाई हम कंपनी में एफिशिएंट स्टाफ, पर्याप्त मात्रा में स्टाफ ला करके, कर्मचारी ला करके, एम्प्लॉय ला करके कंपनी का लगातार ग्रोथ करते रहेंगे, और साथ ही साथ जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ तभी हो सकता है जब उसके एम्प्लॉय हो। एम्प्लॉय से ही कंपनी का ग्रोथ होता है और ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होता है। तो अच्छे एम्प्लॉय होंगे तभी कंपनी का ग्रोथ होगा। ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। कहने का मतलब बच्चा, हम ह्यूमन हैं, हम भी एक रिसोर्स हैं।
रिसोर्स जस्ट लाइक जैसे कि फाइनेंस होता है, मशीन होती है, लैंड एंड बिल्डिंग होता है, वैसे हम भी एक रिसोर्स है, हमसे भी कंपनी चलती है। ये आपको कभी बीकॉम फाइनल में या बीबीए में या एमबीए में एचआरएम नाम का सब्जेक्ट मिलेगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मिलेगा। तो जस्ट लाइक हम भी एक रिसोर्स है और हमको सही से प्रॉपर यूटिलाइज किया जाता है। कोई भी कंपनी नहीं चाहती है कि अपने एम्प्लॉइयों को जो हम बैठा के सैलरी दें, हम वो चाहते ज़्यादा से ज़्यादा इसको निचोड़े, इसकी क्वालिफिकेशन का फायदा उठाए, इसके अंदर के एक्सपीरियंस का फायदा उठाए, ताकि कंपनी जो है बहुत आगे जाए। तो वही कह रहा है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, हम जो संसाधन है, कंपनी में जो एम्प्लॉय है, स्टाफ है, वो रिसोर्स है, उनका बहुत उचित प्रयोग कर सकती है कंपनी, ताकि कंपनी का जो है ग्रोथ हो। ठीक है। थ्रू मैन पावर प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड द टाइप ऑफ एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो देयर आर नो चांसेस ऑफ ओवर माइनिंग एंड शॉर्टेज ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल। कह रहा है कि भाई हम अगर प्रॉपर प्लानिंग करें और प्रॉपर प्लानिंग करके देखें कि हमें कितने मैन पावर की जरूरत है, कितने जॉब की जरूरत है, तो हम पाएंगे कि हमारे यहाँ कितने टाइप ऑफ नंबर एम्प्लॉय चाहिए, कितने ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए। अगर ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम ले आते हैं तो हमारे पास ना तो मैन पावर की शॉर्टेज होगी, ना तो सरप्लस होगा, और काम अच्छे से होगा। ठीक है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज आप मेन पॉइंट पढ़े, ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज होगा, फिर प्लेस करेंगे राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए, फिर हम सही से जो है योग्य व्यक्ति को, योग्य कर्मचारी को प्राप्त कर पाएंगे और वैकेंसी फिल कर पाएंगे। आइए एक मिनट बच्चा, ये क्या हो गया? हाँ, आता है हेल्प इन कॉम्पीटिंग। हेल्प इन कॉम्पीटिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, मैं देख रहा था वर्ड कट तो नहीं ना डिजिटल बोर्ड में, नहीं पूरा आ रहा। हेल्प इन कॉम्पीटिंग का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा हम इसको बेटा वो कर ले, जूम इन कर ले। जूम इन क्या एक मिनट, ऐसे थोड़ा सा हम इसको क्या बोलते हैं, जूम इन नहीं बोलते, ये होगा नहीं क्या? चलिए होगा नहीं, फालतू एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, इंजीनियर नहीं भी कुछ हो जाएगा तो सर डांटेंगे। चलिए, हेल्प इन कॉम्पीटिंग, हमारे भी सर हैं, हमसे बहुत बड़े हैं, 52 ईयर के हैं, वो कहते हैं तुम ज्यादा छेड़खानी करने लगते हो, हमको भी डांट पड़ती है आप सबकी तरह। ठीक है। हेल्प इन कॉम्पीटिंग, two organizations can easily acquire same type of physical and financial resources, but that help one organization to win over the other is the efficient staff. The organizations with efficient staff can easily win over its competent. क्या कह रहा है कि मान लो दो ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों सेम टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेम टाइप के क्वालिफिकेशन वाले एम्प्लॉय लाते हैं, सेम टाइप का रिसोर्स लाते हैं, पैसा लगाते हैं, मशीन लाते हैं। मान लो दो ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन तभी जीत सकती है अगले को तभी कॉम्पीट कर सकती है, पीछे कर सकती है, जब उसके एम्प्लॉय, उसकी स्टाफिंग अच्छी हुई होगी। तो अगर अच्छी स्टाफिंग आप करोगे, अच्छी एम्प्लॉइयों को लाओगे, तो आप दुनिया का कोई भी कंपटीशन आप निकाल सकते हो। कंपटीशन मतलब गवर्नमेंट एग्जाम का नहीं, ट्रेड का कंपटीशन, बिजनेस का कंपटीशन आप अच्छे से कर सकते हो, आप हमेशा जीतते रहोगे। जैसे रिलायंस देखो आज अच्छा लेके जा रही, उसके स्टाफ अच्छे हैं, वहीं वोडाफोन और आइडिया जो है नीचे जा रहे हैं। ठीक है, ये जबकि दोनों के पास, चाहे वोडाफोन आइडिया हो चाहे बेटा रिलायंस हो, सबके पास रिसोर्स सेम है, बट देखो आज रिलायंस टॉप पर है, सबको जो है मोनोपोली बनाने के कगार पे आ गई है। ठीक है। इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉय, अगर आप सही व्यक्ति को, सही पर्सन को राइट जॉब के लिए चुनते हो तो उसका मोरल इंप्रूव करेगा, उसके अंदर मोटिवेशन रहेगा, और कंपनी का ग्रोथ होते देख के वो भी खुश रहेगा कि मेरा भी यहाँ पर फ्यूचर है, मेरी भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। हर एक एम्प्लॉय का मोरल, जिसको आप मोरल कहते हो, मोरल कंपनी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे स्टाफिंग फंक्शन डज नॉट एंड ओनली विद द अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, it include training, promotions, compensation, etc. All these activities help in motivating the employees and boosting their morale of the employees. क्या मतलब? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप स्टाफिंग कर रहे हो, सिर्फ एम्प्लॉइयों को सिलेक्ट कर लिए स्टाफिंग हो गया, बिल्कुल नहीं। इसके साथ साथ आप उनको बढ़िया बोनस, बढ़िया सैलरी, बढ़िया वेजेस दे रहे हो, जिससे उनके अंदर मोटिवेशन बना रहेगा और उनको कंपनी में अपना भविष्य दिखाई देगा। ठीक है, तो स्टाफिंग बहुत कुछ बेनिफिट कंपनी को देता है। तो आगे देखते हैं, हमने ये पढ़ लिया और अब आप याद कर लीजिएगा इसको सिस्टमैटिक। पहला ये पॉइंट, फिलिंग द रोल ऑफ द ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल, प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब, ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, हेल्प इन कॉम्पीटिंग, फिर इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मॉरल ऑफ द एम्प्लॉइज, फिर आता है स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो बच्चा,
यहां पर मैंने एक स्क्रीन बना रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन आते रहते हैं अक्सर। कह रहा है कि स्टाफिंग पार्ट होता है एचआरएम का। ये बात सही है, मैंने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया था कि एचआरएम आप पढ़ोगे। एचआरएम का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हर एक कंपनी में डिपार्टमेंट होता है एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो उस डिपार्टमेंट का काम होता है वैकेंसी जो कंपनी में खाली होती हैं, जो पोस्ट वैकेंट होती हैं, जो पोस्ट खाली होती हैं, उनके लिए वो जॉब के लिए वो निकालती, रिक्रूटमेंट निकालती, भर्ती निकालती, चाहे न्यूज़पेपर में निकाले, चाहे इंटरनेट पे निकाले, चाहे अपने इंटरनल लोगों को बताए, चाहे अपने लोगों को बताए, चाहे जैसे भी, उस पोस्ट के लिए उसका चयन करती हैं। एचआरडी का काम यही होता है कि राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए हमेशा सेलेक्ट करती रहती है। आपने सुना होगा एचआर है सर, ये एचआर है, ये एचआर मैनेजर, तो वही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर वही होते हैं। तो उनका काम ही होता है कि सही पर्सन को राइट जॉब के लिए चुनना। तो कुल मिलाकर के क्या कह रहा है कि स्टाफिंग पार्ट होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। भाई उसी का पार्ट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही पार्ट है, बिना उसके स्टाफिंग हो ही नहीं सकती है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में। अब छोटी ऑर्गेनाइजेशन जहां जो 2-4 लोग काम कर रहे हैं, वहां बॉस ही कहेगा चलो ठीक है नौकरी पे आ जाओ। लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एचआरएम जो है एचआरडी डिपार्टमेंट का काम है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस नीड फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज, रिक्रूटिंग एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट एम्प्लॉयज, ट्रेनिंग, डेवलपिंग, कॉम्पनसेटिंग एंड रिवॉर्डिंग द एम्प्लॉय। कहने का मतलब क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होता है, यह निश्चित किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कितने ह्यूमन रिसोर्स की नीड है, कितने एम्प्लॉय की नीड है, उनका रिक्रूटमेंट कैसे होगा, उनका सिलेक्शन कैसे होगा, उसके बाद मतलब बेस्ट एम्प्लॉइयों का रिक्रूटमेंट सिलेक्शन कैसे होगा, ट्रेनिंग कैसे होगी, उनको डेवलप कैसे किया जाएगा, उनको सैलरी और वेजेज कैसे दिया जाएगा, उनको इनाम वगैरह कैसे दिया जाएगा अगर अच्छा काम करेंगे तो ये चीज कह रहा है कि भाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आती है। स्टाफिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही पार्ट है। फिर एक मिनट बच्चा, ये क्या कर रहा हूं मैं। फिर मैनेजिंग अ ह्यूमन कंपोनेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क बिकॉज द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन हाउ वेल दिस फंक्शंस इज परफॉर्म। कुल मिलाकर के भाई ह्यूमन कंपोनेंट जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर बिना एम्प्लॉय के, बिना ह्यूमन के ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती। जिससे ऑर्गेनाइजेशन का बच्चा परफॉर्मेंस अच्छा होता है, ये डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी में किस तरीके से ह्यूमन परफॉर्म कर रहे हैं, एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहे हैं, तभी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करेगा। मतलब अगर आपकी कंपनी में एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, ह्यूमंस का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, तभी ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। और ह्यूमन का परफॉर्मेंस कैसे अच्छा होगा? जब उनको आप कॉम्पनसेशन दोगे, उनको आप जो है बढ़िया वेजेस दोगे, सैलरी दोगे, रिवार्ड दोगे, उनको बढ़िया ट्रेनिंग दोगे, उनको बढ़िया डेवलप करोगे, तभी तो उनका मोटिवेशन होगा, तभी तो वो ग्रोथ करेंगे, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन आगे जाएगी। वही कह रहा है एचआरएम जो है, एचआरएम का पार्ट स्टाफिंग है। अगर अच्छा स्टाफिंग होगा तभी ऑर्गेनाइजेशन भी बढ़िया परफॉर्म करेगी, वरना नहीं करेगी। फिर as organizations grow and the number of a person employed increases, a separate department called the human resource department। मैंने क्या कहा कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ तभी करता है जब उस कंपनी में नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंक्रीज करते हैं, और कंपनी में सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया जाता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ये इसीलिए बनाया जाता है ताकि अच्छे पीपल को, अच्छे ह्यूमन को कंपनी में मैनेजमेंट में लाया जाए, कंपनी के लिए लाया जाए, ताकि कंपनी हमेशा आगे चलती रहे। तो एचआरडी डिपार्टमेंट का काम क्या है कि बढ़िया बढ़िया एम्प्लॉइयों को सिलेक्ट करना, क्वालिफिकेशन वाले एम्प्लॉइयों को सिलेक्ट करना, एक्सपीरियंस वाले एम्प्लॉइयों को सिलेक्ट करना, ताकि कंपनी बहुत आगे जाए। तो अगर कभी आपसे कोई पूछे कि क्या स्टाफिंग एचआरएम का पार्ट है, जी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही स्टाफिंग है, स्टाफिंग ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है, और ये दोनों एचआरडी डिपार्टमेंट के पार्ट है, मतलब एचआरडी के पार्ट है। क्लियर? ये और ये जो है एचआरडी के पार्ट है। अब कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, फिर रिक्रूटमेंट, फिर सिलेक्शन, फिर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये देखिए ऐसे सर्कल चल रहा है, इसे आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब मैं इसे डिटेल में पढ़ाऊंगा और आइए देखते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले एस्टिमेटिंग वाला आएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। एक मिनट बच्चा,
देखें स्लाइड कट तो नहीं रही थी, एक मिनट स्लाइड चेक कर लें, देखें कट तो नहीं रही थी स्लाइड। बाद में मैं टेलीग्राम बना करके आपको ये स्लाइड दे दूंगा पूरी, आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, स्लाइड कट नहीं रही है, लेकिन यहाँ से स्लाइड कुछ हमको लग रहा है कि कट रही, थोड़ा सा इसको जो है हम वो कर दें। एक मिनट ऐसे लाइन पर रहिए आप लोग, थोड़ा सा, हाँ ठीक है, सही है। चलो अब आता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइयों को डायरेक्ट नहीं सिलेक्ट करती है। पहले वो देखती है कि हमारी कंपनी में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने मैन पावर, कितने एम्प्लॉय की नीड है। ठीक है, तभी जा करके उस तरीके से वैकेंसी निकाली जाती है, भर्ती होती है, रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं होता कि 100 लोग चाहिए ले आओ, ऐसा नहीं होता। पहले देखते हैं कि प्रॉपर कितनी नीड होती है, तो हम ये अनुमान लगाते हैं, एस्टिमेट करते हैं, फोरकास्ट करते हैं। चलिए, तो मैन पावर का एस्टिमेशन होता है। तो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट मींस नोइंग हाउ मेनी पर्संस एंड ऑफ व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्किल, प्रायर एक्सपीरियंस, पर्सनालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स एटसेट्रा in the organizations to fill the various job positions created while designing the organizational structure। कह रहा है कि जब कंपनी अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना रही होती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे मैंने टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल अभी बताया था पिछली क्लास में, आज भी बताया। उस टॉप और मिडिल और लोअर लेवल को फिल करने के लिए बच्चा किस एम्प्लॉय की नीड है, कितने एम्प्लॉय की नीड है, उनके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसके साथ साथ उनके पास स्किल क्या होनी चाहिए, उनके पास पहले का एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, उनकी पर्सनालिटी कैसे होनी चाहिए। इस चीज को देखते हुए कंपनी जो है अगला कदम बढ़ाएगी। तो यही होता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें कितने एम्प्लॉय चाहिए और उनके पास क्या क्वालिफिकेशन, क्या स्किल, क्या जो है उनके पास कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है, और ये 3 बातों पर एस्टिमेटिंग मैन पावर 3 स्टेप से चलता है, 3 स्टेप से ये चलता है। एस्टिमेटिंग मैन पावर में 3 स्टेप फॉलो किए जाते हैं। पहला आता है वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस का मतलब होता है, इट मींस एनालाइजिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स necessary for the performance of various job and the accomplishment of organizational objective। पहला पॉइंट नाम से लग रहा है वर्कलोड एनालिसिस। इसका मतलब ये हमें पता चलता है हमें कितने नंबर मतलब कितनी संख्या में और कितने टाइप के रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। जैसे कंपनी में हमें कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए और किस किस पोस्ट के लिए चाहिए। ठीक है, जैसे लोअर लेवल है, मिडिल लेवल है, कितने लोगों के लिए चाहिए, पहले में हमें ये देखना। दूसरे में वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्क फोर्स एनालिसिस का मतलब होता है हमें इसमें देखना होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे एम्प्लॉय जो ऑलरेडी काम में लगे हुए हैं उनके और नए एम्प्लॉयों के लाने से वर्क जो है ओवर बर्डन तो नहीं हो जाएगा। कहीं हमारे काम का बर्डन तो बहुत ज्यादा नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं हमारे कंपनी में अंडर बर्डन तो नहीं है, मतलब काम बहुत कम है। इस हिसाब से हमें देखा जाता है कितने वर्कफोर्स की जरूरत है। ऐसा ना हो कि हम कल को एम्प्लॉय सिलेक्ट तो कर लिए लेकिन प्रॉब्लम ये आती कि हमारे यहाँ काम है ही नहीं। लेकिन ऐसा ना हो कि हम एम्प्लॉय सिलेक्ट तो किए बट कम किए, जिससे हमारे यहाँ काम बहुत ज्यादा है। तो हमें ये भी देखना होता है हमें कितने वर्कफोर्स की जरूरत है, अंडर बर्डन हमारे यहाँ काम है कि ओवर बर्डन है, हमारे यहाँ काम बहुत ज्यादा, काम बहुत कम है। ठीक है, फिर कह रहा है कंपेरिजन करते हैं अंडर बर्डन और ओवर बर्डन में। बेटा हम कंपेयर करते हैं, कंपेरिजन अ सिचुएशन ऑफ ओवर स्टाफिंग। अगर हमारे ओवर स्टाफ हो गया तो बेटा हम वहां पर एम्प्लॉइयों को रिमूव करने लगते हैं, हटाने लगते हैं, क्योंकि हमें जरूरत नहीं पड़ती है। और फिर अगर हमारे यहाँ अंडर बर्डन हो गया बेटा तो हम एम्प्लॉइयों को भर्ती करते हैं, भैया मत जाओ और हमारे यहाँ आप काम करो। तो कुल मिलाकर के 3 टाइप का होता है। पहले देखते हैं हमें कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए, कितने टाइप के चाहिए। फिर हमारे यहाँ जो काम हो रहा है क्या हमारे यहाँ वो ओवर बर्डन होगा कि अंडर बर्डन है, मतलब काम ज्यादा है काम कम है। फिर उसमें तुलना करते हैं, अगर मान लो उस हिसाब से हम ज्यादा स्टाफ ले आए तो हमें जो है निकालने पड़ते हैं, अगर कम ले आए तो फिर जो है हमें और लाने पड़ते हैं ताकि हमारा काम सही से हो सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, दूसरा आता है रिक्रूटमेंट। फिर हम इसको देखने के बाद फिर हम बेटा भर्ती निकालेंगे। क्या निकालेंगे? भर्ती। भर्ती का मतलब होता है फिर हम जो है नौकरी के लिए लोगों को बताने लगेंगे, न्यूज़पेपर में, एडवर्टीजमेंट में, मतलब वही हो गया, टेलीविजन में, रेडियो में, और कई जगह पे हम इसको पब्लिश करने लगेंगे, भाई हमारे यहाँ इतनी भर्ती है, इतनी भर्ती हमारे यहाँ है
और आप लोग अपना जो है रिज्यूमे वगैरह, अपना जो है बायोडेटा तो नहीं सही है, रिज्यूमे और सर्कुलर जो है मतलब सीवी वगैरह हमको देने लगी है, ताकि हम देख लें और उस तरीके से आपका सिलेक्शन करें। तो उसके बाद हम भर्ती निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? भर्ती। पहले तो हम एस्टिमेशन करेंगे ना पहले स्टेज पे, तब भर्ती निकलती है। भर्ती में निकलेगा क्या? इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ। दरअसल बेटा हम पीछे भी देख रहे हैं, क्योंकि कई बार ये भी होता है चलते चलते माइक बंद हो जाती तो आवाज नहीं आती है, थोड़ा सा बैटरी खराब हो गई है, तो इसलिए देखना पड़ता है, इसलिए कई बार आप कंफ्यूज मत होइए। इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग द पीपल टू अप्लाई फॉर अ बैकएंड जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। कुल मिलाकर के ये ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम पीपल को बोलते हैं कि आप अप्लाई करो बैकएंड जॉब के लिए। फिर द रिक्विजिट पोजीशंस में बी फिल्ड बाय फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस और फ्रॉम आउटसाइड। अब ये जो भर्ती है, ये जो रिक्रूटमेंट है, या तो ये कंपनी के इंटरनल से फिल कर ली जाएगी या तो एक्सटर्नल से फिल कर ली जाएगी। इंटरनल मतलब होता है कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं उनको ही इस पोस्ट पे रख दिया जाएगा, या बाहर के लोग जो कंपनी के लोग नहीं हैं, फ्रेशर्स हैं, जो बीबीए बीकॉम एमबीए करके अभी टहल रहे हैं, इनको हम जो है बुलाएंगे, भाई आप हमारे यहाँ आओ और हमें जो है अपना जो है टेस्ट वगैरह देके हमारे यहाँ नौकरी करो। तो दो तरीके से हम जो है इस भर्ती को प्रॉपर जो है पूरा करेंगे। क्या? जैसे कि या तो हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या आउटसाइड से। आफ्टर असेसिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड, द मैनेजर ट्राइज दैट more and more people should apply for the job so that the organizations can get more choices and can select better candidate। इसके बाद मैनेजर क्या करेगा? ये मैनेजर कहेगा सबसे कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करिए हमारे यहाँ, ताकि हम बेटर कैंडिडेट कंपनी के लिए सिलेक्ट कर सकें। अब इंटरनल सोर्स से अगर कंपनी के लोगों को ही उस नौकरी पे दे रहे हैं, जैसे सब कंपनी के लोग हम नहीं समझे, इसका मतलब होता है इंटरनल का मतलब होता है, मान लो हमारी कंपनी में ऑलरेडी 100 लोग काम कर रहे हैं और हमें एक अच्छा मैनेजर बनाना है, अपने मिडिल लेवल पे मार्केटिंग का मैनेजर बनाना है। तो हमने सोचा क्या बाहर से लोगों को ले आए। कंपनी में मिस्टर श्याम है, इनको मार्केटिंग की काफी अच्छी नॉलेज, जबकि ये मिडिल लेवल में ही है बट मैनेजर नहीं है, मैनेजर के अंडर में काम कर रहे हैं, इन्हीं को मैनेजर बना दो। तो हमने इंटरनली ही किसी को उस पोस्ट पे लाके रख दिया, ऐसा नहीं कि हमने कहीं बाहर से किसी का सिलेक्शन किया। ठीक है, तो वही कह रहा है, क्या कह रहा है कि आफ्टर असेसिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय, भाई ये पता लगाने के बाद कितने नंबर एंड कितने प्रकार के एम्प्लॉय की जरूरत है, रिक्वायर्ड है, द मैनेजर ट्राइज दैट मोर एंड मोर पीपल शुड अप्लाई। मैनेजर ये प्रयास करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें उस जॉब के लिए, सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट मोर चॉइसेस एंड कैन सेलेक्ट बेटर कैंडिडेट। और इस प्रकार से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास कई चॉइस आ जाता है, ज्यादा से ज्यादा चॉइस आ जाती है और उसके हिसाब से फिर अच्छे कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लेती है। मान लो एक जॉब है, फॉर एग्जांपल एक जॉब है, अब इस जॉब को फिल करने के लिए दो तरीका है, या तो हम इंटरनल एम्प्लॉय को ही सिलेक्ट कर लें या फिर हमें एक्सटर्नल वैकेंसी निकालें। समझ में आई बात? अब बेटा अगर हम इंटरनल कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर एक्सटर्नल कर रहे हैं तो बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करो ताकि हमें बेटर से बेटर कैंडिडेट इस जॉब के लिए मिल सके। समझ में आई बात? ये मैनेजर का प्रयास होता है। फिर इंटरनल सोर्सेज, इंटरनल कैसे होता है? हम अपने ही व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिए, प्रमोशन कर दिए। मे बी यूज टू अ लिमिटेड एक्सटेंड, मतलब इंटरनल जो एक लिमिटेड एक्सटेंड तक ही जाता है, जिसमें हम अपने एम्प्लॉय को प्रमोशन और ट्रांसफर करके उस पोस्ट पे लाके दे देते हैं, उसके बाद कुछ नहीं। फॉर फ्रेश टैलेंट एंड वाइडर चॉइस, अगर हमें फ्रेश टैलेंट चाहिए, अच्छा और ताजा टैलेंट चाहिए, योग्यता चाहिए, तो हम इसके लिए वाइडर चॉइस रखते हैं, जबकि इसके लिए हमें एक्सटर्नल जाना पड़ेगा, बाहर की दुनिया में जाना पड़ेगा और एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा, ताकि जो है मैनेजमेंट कंसल्टेंट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से और भी कई माध्यम से, ताकि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट हमारी कंपनी में जो है अपने फॉर्म को उस फॉर्म को फिल करके इंटरव्यू वगैरह दें। तो कुल मिलाकर के दूसरा स्टेप होता है भर्ती करने का। भर्ती रिक्रूटमेंट दो तरीके से होती है, एक इंटरनल वे में और एक एक्सटर्नल वे में। अगर हम इंटरनल तरीके से करते हैं बच्चों, तो हम अपने ही एम्प्लॉय को वहां ट्रांसफर और प्रमोशन कर देंगे, और एक्सटर्नल करते हैं तो फिर हम कई प्रकार के एडवर्टीजमेंट वगैरह निकालते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट अप्लाई करते हैं और हम बेटर कैंडिडेट को चुनते हैं। ये भविष्य में होगा, अभी तो हम रिक्रूटमेंट निकालें इंटरनल। अगर हम इंटरनल निकालना तो हम इंटरनली एक पेस्ट लगा देंगे, भाई ये भर्ती है आप चले जाइए। अगर एक्सटर्नल करना तो फिर हमें बहुत बड़े पैमाने पर एडवर्टीजमेंट देने की जरूरत पड़ जाती है। तो आइए देखते हैं कि दो प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि भाई हमें कितने मैन पावर की जरूरत है, दूसरा देखा फिर हमें
भर्ती करना, अब कितने लोगों की भर्ती निकालनी होगी, ठीक है, रिक्रूटमेंट की जरूरत, रिक्रूटमेंट करना, फिर सिलेक्शन आता है। अब कई लोगों ने क्या किया होगा, इस स्टेज पे, रिक्रूटमेंट स्टेज पे फॉर्म अप्लाई किया होगा, उस जॉब के लिए फॉर्म को फिल किया होगा। अब वो लोग आएंगे तो अब उनका सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, सिलेक्शन प्रक्रिया अब चालू होगी। अब सिलेक्शन में क्या होगा, तो सिलेक्शन में क्या होता है कि जितने लोगों ने अप्लाई किया होगा वैकेंसी को, हम फिल करने के लिए क्या करेंगे, बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। द सिलेक्शन इज डन थ्रू अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व टेस्ट, इंटरव्यूज एटसेट्रा। कह रहा है कि भाई सिलेक्शन एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें हम जो है टेस्ट, इंटरव्यू वगैरह लेंगे। इन सिलेक्शन द नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट इज लेस देन द नंबर ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट। याद रखिएगा कि जितने लोग अप्लाई करते हैं सबका सिलेक्शन नहीं होता है, बहुत सारे लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, इतने लोग अप्लाई करते हैं तो इतने लोगों का सिलेक्शन होता है। अब गवर्नमेंट जॉब में क्या है, 1000 IAS की पोस्ट आती है, मान लो उसमें कम से कम 2 लाख 3 लाख लोग अप्लाई करते हैं, तो क्या सबका हो जाता? नहीं। तो वही कह रहा है कि नंबर ऑफ रिजेक्टेड ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सिलेक्टेड पर्सन के। तो यही सिलेक्शन में है कि रिजेक्टेड ज्यादा होंगे और सिलेक्टेड पर्सन कम होंगे। तो कह रहा है कि कैंडिडेट इज लेस देन द नंबर ऑफ रिजेक्टेड, जितने कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे वो रिजेक्टेड नंबर ऑफ कैंडिडेट से कम होंगे। विच इज वाई द सिलेक्टेड इज ऑल्सो कॉल्ड अ निगेटिव प्रोसेस। इसीलिए सिलेक्शन को हम निगेटिव प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि सब सिलेक्ट नहीं होते। निगेटिव का मतलब होता है कि हम रिजेक्ट ज्यादा कर दिए, सिलेक्ट कम कर लिया। याद रखिएगा ये MCQ में CUET में आ जाता है कि सिलेक्शन निगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो आप निगेटिव प्रोसेस बताइएगा। द मेन, जब आप BCom BBA के लिए पेपर एंट्रेंस दोगे बच्चा आजकल, तो आपको CUET के एग्जाम पूछ लेगा कि सिलेक्शन जो है निगेटिव प्रोसेस है कि पॉजिटिव प्रोसेस है, तो आपको बताना पड़ेगा कि निगेटिव प्रोसेस है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिलेक्शंस टू सिलेक्ट द बेस्ट अमंग द अवेलेबल, मतलब जो ऑब्जेक्टिव है सिलेक्शन का वो मेन क्या है कि अच्छे लोगों को, जो अवेलेबल लोग उनमें से अच्छे लोगों को सिलेक्ट करें। टू मेक selected candidate realize that how seriously things are done in the organization, और जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुके हैं उनको ये बताएं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितना सीरियसली चीजें चलाई जा रही हैं, आप उसी हिसाब से काम करिए। तो कुल मिलाकर के हम 3 काम कर चुके हैं। पहला काम किए हैं कि एस्टिमेट किए कि कितने मैन पावर की जरूरत है, फिर उस हिसाब से हमने भर्ती निकाली। भर्ती 2 तरीके से हो सकती है, इंटरनल और एक्सटर्नल तरीके से हो सकती है। इसके बाद आता है भर्ती मतलब लोगों ने अप्लाई करना चालू कर दिया है फॉर्म, फिर हम सिलेक्शन के लिए प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, लोगों का इंटरव्यू वगैरह लेना चालू कर रहे हैं। और सिलेक्शन बच्चा क्या होता है कि एक निगेटिव प्रोसेस होता है, ये बात याद कर लीजिएगा। फिर अब आता प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन क्या होता है ये देखने की प्रयास करते हैं। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन क्या होता है, तो प्लेसमेंट रेफर टू ऑक्यूपाइंग। अब पहले हमसे समझ लीजिए, बच्चा जैसे जो लोग सेलेक्ट हो गए उस प्रोसेस में, अब उनको हम प्लेस करेंगे, जिस जॉब के लिए हम उनको ले आए वहां पर हमको प्लेसमेंट देंगे। और पहली बार जब वो जॉब में आए फ्रेशर से, तो उनका लोगों से इंट्रोडक्शंस कराएंगे, उनको कंपनी के बारे में फैमिलियराइज कराएंगे, बताएंगे कि कंपनी में ये होता है, ये मैनेजर है, ये साहब है, ये इन्वायरमेंट है, ताकि वो कंपनी में घुल मिल जाए। तो ओरिएंटेशन मतलब होता है घुलना मिलना उनको बेसिक बातें बताना और उनका इंट्रोडक्शन कराना। और साथ ही साथ प्लेसमेंट मतलब उस जॉब के लिए उनको वहां पर हम भेज दें। जैसे हम अकाउंटेंट के लिए फॉर्म फिल किए थे, हमारा सिलेक्शन हो गया, अब क्या होगा, हमको फिर क्या किया जाएगा, हमको लोगों से मिलाया जाएगा। हमको अकाउंटेंट वाले जॉब पे तो भेज दिया गया, भाई जब आप जाइए अपनी सीट संभालिए। अब फिर जो है लोगों से हमें फैमिलियराइज कराया जाएगा, मिलाया जाएगा। यही प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन होता है, कंपनी के बारे में हमें बताया जाएगा। तो प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन क्या है, प्लेसमेंट रेफर टू ऑक्यूपाइंग द पोजीशंस पोस्ट बाय द कैंडिडेट फॉर विच ही सिलेक्टेड। तो प्लेसमेंट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, क्या होता है, उस पोस्ट के लिए, उस पोजीशन को कैंडिडेट को हमें भेज देना होता है जिसके लिए हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। आफ्टर सिलेक्शन द एम्प्लॉय इज गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर। सिलेक्शन के बाद एम्प्लॉय को क्या दिया जाता है बेटा, अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। एंड इज आस्क्ड टू ऑक्यूपाई द वैकेंट जॉब पोजीशन, और उससे पूछा जाता है कि जिस पोस्ट के लिए हमने, जो खाली पोस्ट आपको भरा है, आप वहां पर आके जॉब करिए। ओरिएंटेशन इज इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्टेड एम्प्लॉय टू अदर एम्प्लॉय। ओरिएंटेशन का मतलब होता है जो एम्प्लॉय सिलेक्ट हुआ है उससे सभी एम्प्लॉयों का इंट्रोडक्शन करना और उसको फैमिलियराइज बनाना कंपनी के नियमों कानूनों से, ताकि वो कंपनी में घुल मिल जाए और कंपनी के नियम कानून को अच्छे से समझ ले और कंपनी के एनवायरनमेंट को समझ के काम करने लगे। फिर आता है दिस प्रोसेस ऑफ फैमिलियराइजेशन कॉल्ड ओरिएंटेशन। और लोगों के साथ फैमिलियराइजेशन बनाने का ये जो
फैमिलियराइजेशन बनाने का प्रक्रिया होती बेटा, इसे कहते हैं ओरिएंटेशन, और ये इज वेरी क्रूशियल एंड में हैव अ लास्टिंग इंपैक्ट ऑन हिज डिसीजन टू स्टे एंड ऑन हिज जॉब परफॉर्मेंस। अच्छा बच्चा एक बात जान लो, जैसे हमने किसी को उस पोस्ट पे सिलेक्ट कर लिया, अब उसको लोगों के साथ फैमिलियराइज करा रहे हैं, घुल मिल गया, अब यही डिपेंड करेगा कि वो कंपनी में कितना बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा। कई बार लोग छोड़ के चले जाते हैं, फैमिलियराइज नहीं हो पाते, उनको नियम कानून कठिन लगने लगते हैं, तो इसके बाद वो कंपनी छोड़ के बच्चा चले जाते हैं। तो वही कह रहा है यही अंतिम तक तय करेगा, लास्टिंग अंतिम तक तय करेगा कि वो कंपनी में कितना बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा, रहेगा कि व्यक्ति छोड़ के चला जाएगा जिसका सिलेक्शन हुआ। कई बार ऐसा होता है। चलिए अब आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो उम्मीद है कि आप 3 बातें समझ चुके होंगे, 4। पहला तो हम देखेंगे कितना मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, फिर उसी हिसाब से भर्ती निकालेंगे, फिर सिलेक्शन करेंगे, फिर उसके बाद आता है उसको प्लेसमेंट देके लोगों से फैमिलियराइज करेंगे, कंपनी के नियम कानूनों को उसको बताएंगे, फिर आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब उस व्यक्ति को हम ट्रेनिंग देंगे जिसका सिलेक्शन हुआ, और उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करेंगे। तो चलिए ट्रेनिंग क्या है। ट्रेनिंग का मतलब होता है जिस पर्सन को हमने सिलेक्ट किया है जिस काम के लिए, अब डायरेक्टली ऐसा तो है नहीं कि हम उसको जॉब दे देंगे, जाओ करो, सब बेकार कर देगा, वो सब नाश कर देगा। फिर हम उसको ट्रेनिंग देंगे कि भाई अकाउंटिंग का काम कैसे होता है, कैसे कंप्यूटर में काम होता है, कैसे क्या होता है। भले वो पढ़ के आया है, बहुत ज्यादा पढ़ाई किया होगा, बट ऐसा तो है नहीं कि उसने वो काम किया होगा। फिर उसके बाद हम उसको ट्रेनिंग देंगे, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करेंगे। ट्रेनिंग देने से चांस क्या है, एक्सीडेंट का कम हो जाता है, रिस्क कम हो जाता है, वो खुल के काम कर पाता है, फ्रीडम के साथ काम कर पाता है, प्रेशर नहीं होता। और जब डेवलपमेंट, उसका एप्टीट्यूड जो है सही हो जाएगा, उसका एटीट्यूड सही हो जाएगा, उसकी पर्सनालिटी सही हो जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल सही हो जाएगा, लोगों के साथ बैठने उठने का तरीका सही हो जाएगा, सीनियर जूनियर वो समझने लगेगा। तो ये होता है डेवलपमेंट। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसको अब हम यहां पढ़ते हैं। To improve the competence of employees and to motivate them, it is necessary to provide training and development opportunity for employees so that they can reach the top and keep improving their skill। कुल मिलाकर के कह रहा है कि भाई किसी भी एम्प्लॉय को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए ये जरूरी कि उसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दिए जाए ताकि वो एम्प्लॉय जो अपने स्किल को इंप्रूव कर सके। ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ नॉलेज। ट्रेनिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से आप नई स्किल को सीख सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा उसको अप्लाई कर सकते हैं। इट अटेम्प्ट टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय इन देयर करंट जॉब और प्रिपेयर देम। कह रहा है इट अटेम्प्ट टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज इन देयर करंट जॉब और प्रिपेयर देम फॉर एनी इंटेंडेड जॉब। कह रहा है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से क्या होगा कि एम्प्लॉय इंप्रूव करेगा, उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगी करंट जॉब के साथ साथ, अगर वो भविष्य में कोई और जॉब करना चाहे तो उसके लिए वो भी तैयार हो सकता है जब उसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट हुआ रहेगा। फिर कह रहा है डेवलपमेंट रेफर टू द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज डिजाइन टू हेल्प एम्प्लॉयज ग्रो। इट मींस ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल इन ऑल रिस्पेक्ट। तो डेवलपमेंट क्या कह रहा है, डेवलपमेंट इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि एक एम्प्लॉय का ग्रो हो, विकास हो, मतलब ओवरऑल विकास हो, पर्सनालिटी, कैरेक्टर, कम्युनिकेशन स्किल, तमाम चीजें उसके अंदर अच्छे से डेवलप हो जाए। तो जब आप ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दिए रहोगे किसी एम्प्लॉय को, तो बच्चों क्या होगा कि वो एम्प्लॉय अच्छे से काम करेगा, फ्री होकर काम करेगा और साथ ही साथ उसकी पर्सनालिटी भी डेवलप करेगी ताकि वो आज की जो जॉब कर रहा है इसके साथ साथ किसी और जॉब में वो अच्छे से जाके बेटर परफॉर्म कर सके। फिर यहां पे अब परफॉर्मेंस अप्रेजल आता है। तो देखते हैं, याद रखिएगा आपका ये जो पॉइंट है हमने क्या बताया, ये एस्टिमेटिंग मैन पावर, रिक्रूटमेंट। पहले हम देखेंगे कितना मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, कितने टाइप के एम्प्लॉय चाहिए, कितने नंबर में, कितनी संख्या एम्प्लॉयों की होनी चाहिए, 10, 20, 50 कितने सिलेक्ट करने। फिर हम भर्ती निकालेंगे, इंटरनल चाहे एक्सटर्नल। फिर लोगों का सिलेक्शन करेंगे इंटरव्यू टेस्ट वगैरह ले करके। फिर लोगों को प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन, मतलब जिस जॉब के लिए हम उनको लाएं उस पर उनको फिल कर देंगे। साथ ही साथ उनका लोगों के साथ नए एम्प्लॉय का पुराने एम्प्लॉय के साथ फैमिलियराइज कराएंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, कंपनी के नियम कानून को बताएंगे ताकि वो कंपनी को अच्छे समझ लें। फिर उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दिया जाएगा। तो ये हमने सारी बातें आपको बता दी हैं किसमें, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग में। क्लियर हो गया बच्चा? चलिए आइए आगे देखते हैं। अब नया टॉपिक आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, उससे रिलेटेड नहीं है, अब ये नया पॉइंट है।
तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है ये जान लीजिए। जब किसी कंपनी में आप नौकरी करोगे तो आपके परफॉर्मेंस को अप्रेजल किया जाएगा, आपके कार्य का इवैल्यूएशन किया जाएगा, आपके द्वारा जो वर्क परफॉर्म हो रहा है उसका मूल्यांकन किया जाएगा कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो। उसी हिसाब से बच्चा आपकी सैलरी बढ़ाई जाती है, उसी हिसाब से आपको जो है ट्रांसफर किया जाता है, प्रमोशन दिया जाता है। तो वर्क अप्रेजल या परफॉर्मेंस अप्रेजल हर एम्प्लॉय का होता है। कई बार आपको लगता है कि हमारे काम को कोई देख तो रहा नहीं है, नहीं बच्चा, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑब्जर्व करता रहता है, आपका बिहेवियर, आपका वर्क दिखाई देता है। इससे बाद में जब आपको प्रमोशन मिलता है तो आप हैप्पी होते हो, आपको लगता है हमने ऐसा कौन सा तीर मार दिया। नहीं, आपको नहीं लग रहा था लेकिन अगले को लग रहा था। तो कुल मिला करके परफॉर्मेंस अप्रेजल एक एम्प्लॉय के द्वारा जो वर्क किया जा रहा है कंपनी में, उसका इवेल्युएशन होता, मूल्यांकन होता, वो काम कैसे कर रहा है, उसी के साथ उसकी सैलरी, उसका बोनस, उसका ट्रांसफर, उसका प्रमोशन तय होता है। तो आफ्टर टेकिंग ट्रेनिंग एंड परफॉर्मिंग द जॉब फॉर सम टाइम, कुछ दिन जॉब करने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद, देयर इज अ नीड दैट एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, इसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस की इवेल्युएशन करने की नीड होती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल मींस इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय अगेंस्ट सम प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड। भाई कंपनी में एक स्टैंडर्ड होता है कि काम इस लेवल तक हमें करना है, हम देखते हैं हमारा एम्प्लॉय उस लेवल तक वर्क को परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो इसी के लिए हमें परफॉर्मेंस को उसके अप्रेजल करना पड़ता है, इवेल्युएट करना पड़ता है, मूल्यांकन करना पड़ता है। फिर द परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस देयरफॉर विल इंक्लूड, परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस में इस तरीके से चीजें शामिल होती हैं। उसकी जॉब को हम डिफाइन करते हैं कि किस टाइप की जॉब वो आगे करे, उसके जॉब में अगर कुछ चेंज करना है तो हम चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए हमें जॉब मिल गई अकाउंटेंट की, हम सेलेक्ट तो हो गए बट हम वर्क को परफॉर्म नहीं कर पा रहे। हमारे परफॉर्मेंस अप्रेजल में, हमारे कार्य मूल्यांकन में ये पता चला कि ये व्यक्ति काम को नहीं सही कर पा रहा, तो हमारे जॉब को थोड़ा सा डिजाइन किया जाएगा, थोड़ा सा चेंज किया जाएगा नया तरीके से। भाई इसको करो, तुम छोड़ो उसको, अभी कुछ दिन तक यही कर लो, ठीक है। अप्रेजिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक, इसके बाद बेटा फिर हमारा काम जो है दोबारा देखा जाएगा, मूल्यांकन होगा, फिर हमें फीडबैक देना पड़ेगा, मतलब फीडबैक उसको उनको मिलेगा कि ये व्यक्ति काम को सही कर पा रहा कि नहीं कर पा रहा। तो कुल मिलाकर के किसी भी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने के बाद जब वो कुछ दिन जॉब कर लेता है तो उसके कार्य का मूल्यांकन होता है, वर्क परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, इवेल्युएशन होता है कि वो काम को सही कर पा रहा कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहा तो उसके जॉब को फिर से हम डिजाइन करते हैं, फिर से उसके वर्क का परफॉर्मेंस जो है इवेल्युएट होता है, फिर से उसके जो है फीडबैक मिलते हैं, फिर कंपनी आगे स्टेप उठाती कि इसको दोबारा से ट्रेनिंग डेवलपमेंट तो नहीं करना। मतलब जैसे मान लीजिए मैं नौकरी कर रहा हूँ कंपनी में और मैं मैनेजर के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। अब मैं मैनेजर के पोस्ट पे सही काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे वर्क को इवेल्युएट किया गया, तो बाद में मुझे थोड़ा और ट्रेनिंग दी गई, फिर बोला गया जाओ अब करो, फिर मैं करने लगा। अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मुझे दोबारा से फिर कोई चीज़ सिखाने की जरूरत नहीं है, वरना अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरे जॉब को डिज़ाइन कर दिया जाएगा, मतलब जॉब में बदलाव किया जाएगा कि भाई अभी कुछ दिन तुम मैनेजर मत बनो, अभी मैनेजर ही हो तुम लेकिन कोई और करेगा, तुम यहाँ कर लो, बाद में वहाँ पर फिर चले जाना तो तुम्हें और भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो यही होता है हर व्यक्ति के ट्रांसफर, प्रमोशन इसी पे डिपेंड करते हैं कि उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल, उसके जो वर्क है कितना अच्छा वो कर रहा है, यही इवेल्युएशन किया जाता है। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, क्या कह रहा है? प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। प्रमोशन और करियर प्लानिंग डिपेंड करता है कि आपको जो जॉब दी गई है, जिस पोस्ट पे आपको फिल किया गया है, रखा गया है, आप उसको कितना बढ़िया कर रहे हो। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपका प्रमोशन अच्छा होगा और आपके करियर भी अच्छे होंगे। तो देखते हैं, प्रमोशन रेफर टू बीइंग प्लेस्ड इन अ हायर जॉब पोजीशन। प्रमोशन का मतलब होता है आपको हायर जॉब पे जो है लेके जाना, विद मोर पे जॉब सेटिस्फैक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई आपको ऊंचे पोस्ट पर लेके जाना, हायर पोस्ट पे लेके जाना, ज्यादा पेमेंट के साथ, ज्यादा सैलरी के साथ और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ताकि आप अपने जॉब से सेटिस्फाई रहें। By offering opportunity for career advancement to their numbers, organizations are not able to attract but also retain। बेटा ये रिटेल नहीं है, ये रिटेन है, RETAIN, रिटेन है, गलती से रिटेल आ गया। रिटेन टैलेंट पीपल, मैनेजर्स मस्ट encourage employee to grow and realize their full potential, पर promotions are an integral part of people's career। कह रहा है कि भाई देखो, जब एक मिनट बच्चा कह रहा है कि प्रमोशन जो होता है वो बहुत जरूरी होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। इसमें क्या होता है, मैनेजर हर एम्प्लॉय को एनकरेज करता है, मोटिवेट करता है कि आप अपने वर्क को फुल पोटेंशियल के साथ करें ताकि आपका प्रमोशन हो सके। प्रमोशन का मतलब होता है कि आपको हायर पोस्ट पे लेके जाना, हायर पे के साथ
और हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। सबको प्रमोशन नहीं मिलता, तो इससे एम्प्लॉय इनकरेज होता है और उसका करियर भी अच्छा होता है। हर एम्प्लॉय अपने करियर को अच्छा बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत करता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने योगदान को देता है ताकि उसका भी प्रमोशन हो। इसीलिए मैनेजर इनकरेज करता रहा, जितना अच्छा काम करोगे उतना ही आपको हम अच्छा प्रमोशन कंपनी में देंगे। कॉम्पनसेशन क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए लगे हाथ। कॉम्पनसेशन का मतलब होता है कि भाई आप जिस कंपनी में नौकरी कर रहे हो वहां पर आपको पैसा कैसे मिले, सैलरी और वेजेज कैसे मिले, मतलब वेतन और मजदूरी आपको कैसे मिले, ये भी यहाँ पर तय होता है। क्योंकि आप स्टाफिंग पढ़ो, स्टाफिंग में ये बात तय होगी। तो कॉम्पनसेशन का मतलब होता है जो आप जॉब करते हो उसके लिए आपको रिवार्ड कैसे मिले, और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट फाइनेंशियल। इसमें बेटा आपको डायरेक्ट पैसा मिलता है जैसे वेजेस, मजदूरी, सैलरी, इंसेंटिव्स, कमीशंस एंड बोनसेस। एंड इनडायरेक्ट, इसमें इनडायरेक्ट पेमेंट भी होता है जैसे लाइक एम्प्लॉयर पेड इंश्योरेंस। जैसे आपके एम्प्लॉयर ने, आपके बॉस ने आपके इंश्योरेंस का पैसा दे दिया, आपको छुट्टी दे दी घूमने टहलने के लिए। ये दो टाइप का होता है डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट। ये जो डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट होता है ये दो टाइप का होता है। पहला टाइम बेस्ड वेजेस प्लान होता है और दूसरा परफॉर्मेंस बेस्ड वेजेस प्लान होता है। टाइम बेस्ड मतलब आप 8 घंटे जॉब करो, महीने में आओ पेमेंट ले लो। तो ए टाइम बेस्ड प्लान मींस सैलरी एंड वेजेज आर पेड आइदर डेली, वीकली, मंथली और एनुअली। मतलब टाइम बेस्ड में क्या होता है कि आपको डेली पैसा मिल सकता है, 8 घंटे काम किया 500 रुपया मिलना है, आपको वीकली मिल सकता है, आपको मंथली मिल सकता है, एनुअली मिल सकता है। तो आपको जो कॉम्पनसेशन दिया जाता है बच्चे, कॉम्पनसेशन दो टाइप का दिया जाता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब होता है आपको वैकेशन मिल गया, आपको पेमेंट के साथ कुछ दिन की हॉलीडेज मिल गए कि जाओ घूम टहलाओ। इसके बाद बेटा मतलब जिसको आप लीव कहते हो, कुछ दिन के बाद पेमेंट के साथ कुछ दिन का लीव मिल गया। इसके साथ साथ आपके बॉस ने आपका प्रोविडेंट फंड का पैसा दे दिया, आपका इंश्योरेंस का पैसा दे दिया, तो ये इनडायरेक्ट है। आपके बच्चे का एडमिशन करवा दिया, ये इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट में क्या होता है आपकी सैलरी। अब आपकी सैलरी दो प्रकार से हो सकती है, या तो आप जो जितना टाइम काम करो टाइम के हिसाब से का हो सकती है, या फिर आपके बेटा वर्क परफॉर्मेंस के हिसाब से हो सकती है, आप वर्क कैसा परफॉर्म कर रहे हो। तो आइए देखते हैं। अगर आप टाइम के हिसाब से काम करो तो आपको मंथली वीकली सैलरी जो मिलती है बेटा या डेली मिलती है उसे कहते हैं टाइमली के हिसाब से। और परफॉर्मेंस के हिसाब से जैसे आप इधर मिटा दें इसको थोड़ा सा। परफॉर्मेंस के हिसाब से क्या होता है कि सैलरी वेजेस आर पेड अकॉर्डिंग टू पीस वर्क। इसमें पीस वर्क वगैरह के हिसाब से आपको पैसा मिलता है। जैसे आप 100 काम करो, 100 पीस बनाओगे तो आपको 100 पीस के हिसाब से मिलेगा, 40 पीस बनाओगे तो 40 पीस के हिसाब से मिलेगा। चाहे आज आप बनाओ चाहे कल बनाओ, यहाँ पर टाइम डिसाइड नहीं होता, आपके परफॉर्मेंस पे होता है, आप कितना परफॉर्म करो उस हिसाब से आपको पैसा मिलता है। तो दो तरीके से आपको वेजेस या सैलरी मिलती है, या तो टाइमली या तो परफॉर्मेंस बेस पे। ठीक है, तो कॉम्पनसेशन का मतलब होता है आपको जो सैलरी वेजेस दी जाते हैं, कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी बेनिफिट आपको मिलते हैं, तो वही होता है कॉम्पनसेशन। तो कॉम्पनसेशन मतलब होता है वेजेस, सैलरी, इंसेंटिव, कमीशन, बोनस, और कुछ इनडायरेक्ट भी आपको कॉम्पनसेशन मिलता है। जैसे आपकी इंश्योरेंस का पैसा बॉस ने दे दिया, आपको लीव दे दिया, आपको वैकेशन छुट्टी दे दी, तो कुछ इस टाइप का जो है आपको कॉम्पनसेशन कंपनियों में मिलता रहता है, जिससे आप हमेशा मोटिवेट रहते हो। आगे आता है फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द डिजाइन ऑफ एनी पे प्लान। कॉम्पनसेशन प्लान कहने का क्या मतलब है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो प्रभावित करते हैं किसको, कंपनी के पे प्लान को। मतलब जब कंपनी पेमेंट का प्लानिंग कर रही होती, कैसे पेमेंट किया जाएगा, कितना पेमेंट किया जाएगा, तो कौन से फैक्टर हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। या कॉम्पनसेशन प्लान, तो वही बात हो गई, चाहे आपके कॉम्पनसेशन प्लान या पेमेंट प्लान को कौन से फैक्टर है जो प्रभावित करते हैं, जिनको जो है देखकर कंपनी ध्यान में रखती है कि कितना पेमेंट किया जाए। देखिए, लीगल फैक्टर, गवर्नमेंट ने कई बार जो है कानून बनाए हैं, लेबर लॉ बनाए हैं, लेबर लॉज बनाए। लेबर लॉज को देखते हुए कंपनी को पेमेंट करना पड़ता है। जैसे लेबर लॉ में बताया गया है मिनिमम वेजेस एक्ट, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं बेटा, ये जानकारी होनी चाहिए। मिनिमम वेजेस एक्ट, लेबर लॉ में बताया गया मिनिमम वेजेस एक्ट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ये एक्ट आया था 1948 में। तो इस हिसाब से कंपनी को पेमेंट तय करना होता, ना इससे कम, ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं। मिनिमम वेजेज एक्ट, लॉ ने कहा मिनिमम इतना सैलरी आपको देना है, तो कंपनी को इस हिसाब से पेमेंट तय करना पड़ता है। तो
लीगल। दूसरा होता है कंपनी पॉलिसी। कई बार कंपनी की पॉलिसी होती है। कंपनी की पॉलिसी क्या होती है कि भाई अगर आप ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा पैसा, कम काम करोगे तो कम पैसा। कुछ ऐसी पॉलिसी बना के कंपनी आपका पेमेंट तय कर देती, साथ ही बोनस और कमीशन भी तय करती है। तो ये फैक्टर्स हैं जो आपके पेमेंट को जो है अफेक्ट करता है। लेबर यूनियन, कंपनियों में लेबर यूनियंस होते हैं बेटा। ये लेबर यूनियन से बातचीत करके कंपनी तय करती है भाई मजदूर भाइयों का कितना पेमेंट तय किया जाए। तो लेबर यूनियन भी तय करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं या ज्यादा करवा सकते हैं। फिर आता है इक्विटी पर प्रिंसिपल। मतलब इक्विटी प्रिंसिपल का मतलब होता है इक्विटी, राइट टू इक्विटी, जैसे कि आपने हेनरी फील्ड के प्रिंसिपल में पढ़ रखा है। अब इक्विटी क्या होती है? एक समान फेयर। जैसे कि हमने ये देखा कि हमारी कंपनी में जितने लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, मान लो 20 लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लेबर काम कर रहे हैं, तो 20 लेबर का एक पेमेंट हो, मैनेजर पोस्ट पर एक पेमेंट हो, जो जिस पोस्ट पर है उनका पेमेंट अलग हो। तो मतलब किसी के साथ ऐसा ना हो कि भेदभाव हो, सबको एक समान इक्वल देखा जाए, सबको इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए, जो जिस पोस्ट पर उसको उस तरीके का पेमेंट मिले। तो हम इक्विटी के हिसाब से भी पेमेंट तय कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हम लीगल फैक्टर, लेबर लॉ वगैरह देख करके काम कर सकते हैं। कंपनी की पॉलिसी से भी पेमेंट तय हो सकती है, लेबर यूनियन के हिसाब से भी पेमेंट तय होती है। कभी लेबर यूनियन स्ट्राइक पर करा देता है, धरना करा देता है, हड़ताल करा देता है, तो उस हिसाब से पेमेंट पे भी दिक्कत आती है। कई बार हम इक्विटी के हिसाब से कि सबको एक जैसा ट्रीट करो, जो जैसे पोस्ट पे, जो ऊंचे पोस्ट पे उसको, जितने लोग ऊंचे पोस्ट पे उनको उस तरीके से पेमेंट हो, जो निचले पोस्ट पे उनको निचले पेमेंट पे हो, मतलब सब खुश रहे। तो इक्विटी के हिसाब से भी पेमेंट तय होता है। तो पेमेंट को तय करने के फैक्टर्स है जो प्रभावित करते रहते हैं कंपनी के प्लान को, कि भाई कभी ज्यादा कभी कम कंपनी को उतार चढ़ाव करना पड़ता पेमेंट प्लान में। तो कंपनी को इन्हें ध्यान देना पड़ता है पेमेंट को डिजाइन करते हुए हमें पेमेंट इस तरीके से देना है ताकि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम किसी को ना हो। आइए देखते हैं, अगला आता है देयर आर 3 मेजर कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे आप पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है कि 3 मेजर कंपोनेंट है स्टाफिंग के। देयर आर 3 मेजर कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग। पहला रिक्रूटमेंट, दूसरा सिलेक्शन, तीसरा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसा कि प्रोसेस वाला था। तो देयर आर 3 मेजर कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम लोग रिक्रूटमेंट पढ़ेंगे। आइए शुरू करें। सबसे पहले बच्चों हम लोग रिक्रूटमेंट पढ़ेंगे। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है ये देखने की कोशिश करते हैं। अब रिक्रूटमेंट का मतलब होता है, सबसे पहले हम मैन पावर का एस्टिमेशन करते हैं, हमें कितने एम्प्लॉइयों की जरूरत है, उस हिसाब से हम कंपनी के जो है भर्तियों को निकालते हैं। अब वो हम इंटरनली भी लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं, एक्सटर्नली भी कर सकते हैं, हमने ये बात आपको बता रखा है। अब हम रिक्रूटमेंट करेंगे, सबसे पहले भर्ती करेंगे। अब एम्प्लॉय 2 तरीके से भर्ती हो सकते हैं, चाहे हमारे एम्प्लॉय जो कंपनी के काम कर रहे हैं ऑलरेडी उनको उसी पोस्ट पर हम ट्रांसफर कर दें या प्रमोट कर दें। दूसरा, हम उस पोस्ट के लिए बाहर से लोगों को सिलेक्ट करें, कंपनी का कोई भी व्यक्ति ना हो। तो दोनों के अपने फायदे हैं, अंदर वाले से भरने के भी फायदे हैं, बाहर से ही व्यक्ति लाने के फायदे। तो आइए देखते हैं रिक्रूटमेंट क्या है। इट रेफर टू द प्रोसेस, रिक्रूटमेंट क्या है बच्चा देखते हैं। इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग द पीपल टू अप्लाई फॉर अ वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम लोगों को कहते हैं कि भाई आप कंपनी में जो जॉब पोजीशन खाली है उसके लिए अप्लाई करिए। द रिक्वेस्ट पोजीशन में बी फिल्ड अप फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो वैकेंसी या तो कंपनी के अंदर से फिल की जा सकती है या आउटसाइड से फिल की जा सकती है। द रिक्रूटमेंट फंक्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द एंड रिजल्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट फंक्शंस इज रिसीविंग लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस टू मेक सिलेक्शंस फ्रॉम। कहने का मतलब क्या है, जो रिक्रूटमेंट होता है बच्चा, इसमें बहुत ज्यादा से ज्यादा जो है लोग अप्लाई करते हैं, लार्ज नंबर में लोग एप्लीकेशन देते हैं और इसमें लोग सोचते हैं कि उनको ज्यादा ज्यादा सेलेक्ट किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने लोग फॉर्म डालते हैं सबका सिलेक्शन नहीं होता है। रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। बेटा रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है क्योंकि यहाँ पर किसी को रिजेक्ट नहीं किया जाता। इसमें अभी ये इनिशियल स्टेज है, पहला स्टेज है। कंपनी में मान लो 5 पोस्ट खाली है। कितने पोस्ट खाली है बेटा? 5 पोस्ट। 2 पोस्ट मैनेजर के हैं, एक प्रोडक्शन मैनेजर का, एक मार्केटिंग मैनेजर का, 2 मान लेते हैं क्लर्क का है और 1 पियोन का है। अब इतने पोस्ट के लिए कम से कम 100 लोग अप्लाई करेंगे। तो अब अभी यहाँ पर
सबको रिजेक्ट नहीं किया गया, अभी सब ज्यादा से ज्यादा फॉर्म डाल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन आ रहा, तो इसलिए इसे पॉजिटिव कहते हैं। जहां पर रिजेक्शन नहीं होता उसे पॉजिटिव कहते हैं। यहां पर तो अभी किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा बेटा ये अभी बाद में तय होगा, तो इसलिए इसको पॉजिटिव कहते हैं। तो कुल मिलाकर के क्या कह रहा है कि जो रिक्रूटमेंट होता है ये पॉजिटिव प्रोसेस होता है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग लार्ज नंबर में अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है, कहां तक थे हम लोग, हाँ, रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस एज इट सीक टू अट्रैक्ट सुटेबल एप्लीकेंट टू अप्लाई फॉर अवेलेबल जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो रिक्रूटमेंट में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं ताकि एक सुटेबल व्यक्ति, उस जॉब के लिए जो सही व्यक्ति है वो लोग अप्लाई करें और कंपनी में जो है आकर के अपना इंटरव्यू वगैरह दें। फिर देयर इज नो रिजेक्शन इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में किसी प्रकार का कोई रिजेक्शन नहीं होता है। लोग अप्लाई करते जाते हैं भैया हमें भी नौकरी करनी, हमें भी नौकरी करनी है, तो उनको हम एक टाइम देते हैं कि भाई हम जब सिलेक्शन करेंगे तो तब आपको आना पड़ेगा। तो रिक्रूटमेंट बेटा सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई रिजेक्शन नहीं होता। थोड़ा सा बगल में क्लास चल रही है तो वो डिस्टर्बेंस आ रही है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कभी कभी डिस्ट्रैक्ट होता हूं, तो आप टेंशन मत लें। कुल मिलाकर के क्या करें, रिक्रूटमेंट पहला प्रोसेस है। तो रिक्रूटमेंट में क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अप्लाई करने के लिए बोला जाता है, भाई आप जॉब के लिए अप्लाई करिए, इसमें किसी को रिजेक्ट नहीं किया जाता है, तो इसलिए इसको पॉजिटिव कहते हैं। अब यहां पर टू सोर्सेज है रिक्रूटमेंट के। यहां पर रिक्रूटमेंट दो तरीके से किया जाता है, पहला इंटरनल सोर्स, दूसरा एक्सटर्नल सोर्स। अब आइए इंटरनल सोर्स के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो इंटरनल सोर्स क्या होता है इसको समझते हैं। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इसको पहले हम एग्जांपल लेके समझा दें, फिर आप लोग यहां पर जो लिखे उसको समझ लीजिए। देखिए कंपनी में बेटा एक मैनेजर का पोस्ट खाली है, मान लीजिए कंपनी में एक मैनेजर की पोस्ट खाली है। मैनेजर कौन सा, मार्केटिंग मैनेजर। अब इसको दो तरीके से फिल किया जा सकता है, या तो हम आउटसाइड में न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दें, टेलीविजन में, रेडियो में, वेबसाइट पर, या तो कंपनी में ऑलरेडी कुछ लोग काम कर रहे हैं जो पुराने हो गए हैं, कंपनी के ऑलरेडी जो एम्प्लॉय हैं जो पुराने हो गए हैं, उनको बोल दें कि उनमें से किसी को हम सेलेक्ट कर लें कि भाई तुम इस पोस्ट के लिए काबिल हो। तो ये तो हो गया इंटरनली। इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि इसमें लोगों के पास पुरानी मतलब ओल्ड एक्सपीरियंस होता है, कुछ नया नॉलेज नहीं होता, और इसमें नए नॉलेज मिलते हैं। इसमें बच्चा कंपनी के अपने ही लोगों को हम जब रख लेते हैं तो दूसरे एम्प्लॉइयों के अंदर ईर्ष्या और जलन होने लगती है। इसमें बाहर के लोग हैं तो कोई जलन की बात नहीं होती। इसमें इनोवेशन मिलता है, नए नए लोग मिलते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी के नॉलेज वाले लोग मिलते हैं, नई नई समझ होती है फैशन के बारे में और चीजों के बारे में। यहाँ पर अभी किसी को इतना पता नहीं होता क्योंकि वो एक ही जगह पे काम कर रहे होते हैं। जैसे अब आप अपने ही घर में रहें, कहीं बाहर ना जाएं, तो आपको दुनिया की समझ नहीं होगी, लेकिन बाहर का व्यक्ति आएगा तो उसको दुनिया की समझ होगी। हाँ, आ करके वो भी कंपनी में रहने लगेगा तो वो भी तो वैसे ही हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं हम दो तरीके से जॉब को फिल करते हैं, या तो इंटरनली या तो एक्सटर्नली। इंटरनली करते हैं तो फायदा ये होता है कि हमें इंटरनल व्यक्ति को बहुत ट्रेनिंग नहीं देना होता, बहुत डेवलपमेंट की जरूरत नहीं होती, बहुत ज्यादा उसको कंपनी के बारे में फैमिलियराइज नहीं करना होता क्योंकि वो पहले से सब जानता है। ज्यादा कॉस्ट नहीं आती, बहुत कॉस्ट कम होती क्योंकि अपने ही लोग हैं, सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर एडवर्टीजमेंट देंगे आउटसाइड में, लोगों को बताएंगे, सिलेक्शन करेंगे, पूरा टेस्ट कराएंगे, इंटरव्यू कराएंगे, एक्सपर्ट्स बुलाएंगे हम उनको इंटरव्यू टेस्ट लेने के लिए, उसके बाद ट्रेनिंग होगा, डेवलपमेंट होगा, बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है। बट यहाँ पर अच्छे लोग मिलने के चांसेस है, यहाँ पर अपने ही लोग हैं तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होती बहुत इनोवेटिव और क्रिएटिव लोग मिले। समझ में आई बात। तो दो तरीके से रिक्रूटमेंट होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। आइए देखते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि है क्या ये। हमने बताया under internal sources the vacant job positions are filled by inducing the existing employee of the organizations and no outsider are permitted in internal sources. Under internal recruitment following methods of recruitment are used. कहने का मतलब क्या है कि जो इंटरनल सोर्स होता है इसमें जो जॉब खाली होती है, इसमें हम अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हीं को इस पोस्ट पर लाते हैं, उन्हीं को उस पोस्ट पर लाने की बात करते हैं। हम बाहर से किसी भी व्यक्ति को चयन करने की बात नहीं करते। तो इंटरनल ही अपने ही एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को उस पोस्ट पर ले आना ही इंटरनल सोर्स कहलाता है। अब आता है इंटरनल सोर्स जो है दो प्रकार का हो सकता है, या तो ट्रांसफर हो सकता है या तो प्रमोशन हो सकता है। याद रखिए जब आप लोग कल को 12th के बाद बीकॉम एमबीए कर लेंगे या बीकॉम एमकॉम करेंगे तो आप टीजीटी पीजीटी भी देते हैं।
तो टीजीटी पीजीटी में ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो आप पढ़ते हैं उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, और ये आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है? तो दो तरीके से इंटरनल सोर्स होते हैं, एक ट्रांसफर होता है, दूसरा प्रमोशन। अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को या तो हम उस पोस्ट के लिए ट्रांसफर कर दें या तो उसका हम प्रमोशन कर दें। हमें कहीं किसी दूसरे व्यक्ति को लाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें कोई कॉस्ट नहीं आता, अपने ही व्यक्ति को हमने वहां पर रख दिया, अपने एम्प्लॉय को। अगर हम बाहर करें तो बड़ा प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी, बड़ी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो दो तरीके से इंटरनल सोर्स को फिल करते हैं, या तो ट्रांसफर होता है या तो प्रमोशन। इंटरनल सोर्स दो तरीके का होता है, ट्रांसफर, प्रमोशन। अब इंटरनल सोर्स में कई प्रकार का जो है फॉलो होता है। अब हमने बताया ट्रांसफर या प्रमोशन। तो ट्रांसफर का मतलब होता है अपने जो एम्प्लॉय हैं, अपने ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं 10-5 साल से, 2 साल से, 4 साल से, उनको हम ट्रांसफर कर दिए या फिर उनका हम प्रमोशन कर दिए कि भाई जाओ, हम तुमको इस पोस्ट से इस पोस्ट पे रख रहे हैं, हम तुमको जूनियर मैनेजर से सीनियर मैनेजर बना रहे हैं, या फिर तुमको हम यहाँ से कोलकाता भेज रहे हैं, यहाँ की ब्रांच मैनेजर से तुम वहां चले जाओ, ब्रांच मैनेजर बन जाओ। हो सकता है कि हम ट्रांसफर के साथ साथ प्रमोशन भी कर दें कि यहाँ के ब्रांच मैनेजर से वहां पे तुम डिविजनल मैनेजर बन जाओ। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो हम अपने एम्प्लॉय को ट्रांसफर के साथ साथ प्रमोशन करते हैं। तो दो तरीके से होता है, ट्रांसफर, प्रमोशन, या ट्रांसफर या प्रमोशन। ठीक है, ट्रांसफर, इट इन्वॉल्व शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, वन डिपार्टमेंट टू अनदर, और फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर विदाउट अ सब्सटेंशिव चेंज इन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉय। ट्रांसफर में क्या होता है, हम जो है एम्प्लॉय को एक जॉब से दूसरे जॉब के लिए, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, या एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिना कोई चेंज किए। ट्रांसफर इज अ गुड सोर्स ऑफ फिलिंग द वैकेंसीज विद एम्प्लॉयज फ्रॉम ओवर स्टाफ डिपार्टमेंट। जहां जिस डिपार्टमेंट में ज्यादा लोग काम कर रहे हो तो ओवर स्टाफ होते बच्चा, ट्रांसफर क्या करता है, उनमें से ज्यादा लोगों में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करके कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाता है, भाई तुम यहां नौकरी करो, इस डिपार्टमेंट में चले जाओ। इट इज प्रैक्टिकली अ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय, मतलब ये हॉरिजॉन्टल होता है, मतलब डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, एक जगह दूसरी जगह हम भेज देते हैं। जॉब ट्रांसफर्स आर आल्सो हेल्पफुल अवॉइडिंग टर्मिनेशन एंड इन रिमूविंग इंडिविजुअल प्रॉब्लम एंड ग्रीवियंसेस। ट्रांसफर करने से क्या होता है कि अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत होती है किसी व्यक्ति की जॉब को लेकर के, तो हम उसकी शिकायत को खत्म कर सकते हैं, भैया ठीक है हम यहां से आपको उस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दें, आप टेंशन मत लीजिए, जाइए। फिर ट्रांसफर कैन ऑल्सो बी यूज फॉर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज फॉर लर्निंग डिफरेंट जॉब। मान लीजिए हम इस डिपार्टमेंट में आज काम किए 3 महीना, हमें अगले डिपार्टमेंट में भेज दिया गया, हम वहां भी गए सीखे, हम फिर उसमें चले गए पैकिंग वाले में, फिर वहां लेबल वाले में, तो बेटा हमें हर प्रकार की चीजें सीखने को मिल रही हैं। तो ट्रांसफर से हम डिफरेंट जॉब के बारे में भी सीख पाते हैं। ये अपने एम्प्लॉय इंटरनल सोर्स की बात हो रही है, एक्सटर्नल अभी आएगा बाद में, प्रमोशंस। अब प्रमोशन का मतलब क्या होता है, अपने ही किसी एम्प्लॉय को हम हायर पोस्ट पे भेज देते हैं। कई बार आप सुनते हो पापा का प्रमोशन हो गया, तो प्रमोशन मतलब पापा पहले नौकरी करते थे तभी तो प्रमोशन हुआ, तो पापा इंटरनल सोर्स से है ना कि एक्सटर्नल सोर्स है। ठीक है, प्रमोशन रेफर टू शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर विद लार्जर लेवल ऑफ अथॉरिटी। मतलब प्रमोशन का मतलब क्या होता है, हम एक एम्प्लॉय को एक जॉब से शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे जॉब में, उच्च अथॉरिटी पे ऊपर लेके जा रहे हैं और हायर अथॉरिटी के साथ। तो कुल मिला करके हम उनके पोजीशन को चेंज कर रहे हैं हायर लेवल पे, अथॉरिटी ज्यादा पावर के साथ। मतलब हम जूनियर इंजीनियर थे, अब हम सीनियर इंजीनियर बन गए, हमारे पास ज्यादा पावर आ गई और हम जूनियर से सीनियर हो गए। इन प्रमोशन द अथॉरिटी कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैसिलिटी, स्टेटस एंड पे। प्रमोशन में क्या होता है कि जो लोग होते हैं उनको हायर अथॉरिटी मिलती है, हायर पैसा मिलता है, मतलब ज्यादा पैसा मिलता है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी आ जाती है। अब ऐसा नहीं कि आप जूनियर इंजीनियर से सीनियर बन गए तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, अब आपको पैसा नहीं मिलेगा, नहीं, अब आपको पैसा ज्यादा मिलेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गई, अब आपका स्टेटस बहुत बड़ा हो गया। तो प्रमोशन अपने ही लोगों का होता है। इट इज अ वर्टिकल शिफ्ट ऑफ एम्प्लॉय। वर्टिकल मतलब होता है हम जूनियर इंजीनियर थे, अब हम सीनियर इंजीनियर हो गए, फिर हम टॉप पे और चले गए, ऐसे होता चला जाता बेटा। फिर दिस प्रैक्टिस हेल्प टू इंप्रूव द मोटिवेशन, लॉयल्टी एंड सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ एम्प्लॉय। इससे क्या होता है, एम्प्लॉय मोटिवेट होता है, उसके अंदर सेटिस्फैक्शन होती है, लॉयल होता है, और वो अपने कंपनी को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने के बारे में सोचता है। फिर आता है फॉर एग्जाम्पल प्रमोशन ऑफ क्लर्क टू एन अकाउंटेंट पोस्ट।
मान लो कि हम किसी क्लर्क का अकाउंटेंट पोस्ट के लिए प्रमोशन कर दिए, यही होता है प्रमोशन। तो कुल मिलाकर के आपको समझ में आ गया कि प्रमोशन और ट्रांसफर ही इंटरनल सोर्स के सबसे बड़े माध्यम होते हैं। आइए देखते हैं आगे। अब एक्सटर्नल सोर्स आता है। एक्सटर्नल सोर्स रिक्रूटमेंट क्या होता है? तो एक्सटर्नल सोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि बाहर से हम जो है व्यक्तियों को ला रहे हैं, कंपनी में कोई नहीं है, अब हम बाहर से लोगों को ला रहे हैं। मान लो एक मैनेजर की पोस्ट खाली थी, हमने ना तो किसी को प्रमोट किया ना तो ट्रांसफर किया, हमने सोचा कि चलो बाहर जॉब के बारे में निकालो, वैकेंसी निकालो, लोगों को बुलाओ, लोगों का टेस्ट लो, इंटरव्यू लो, तब सिलेक्शन करो। तो हम अब इंटरनल नहीं कर रहे, एक्सटर्नल कर रहे हैं। तो एक्सटर्नली अब हम अगर किसी की भर्ती करते हैं तो वो होता है एक्सटर्नल मेथड, एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, तो चलिए, तो क्या कह रहा है एक्सटर्नल सोर्स का मतलब, व्हेन कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड, मतलब व्हेन candidate from outside the organizations are invited to fill a vacant job position, then it is known as external recruitment. When an organization meet its manpower recruitment from outside the organizations, then it is external source. Whenever large number of job positions are vacant, then external recruitment is preferred. मतलब जब हम कंपनी में बाहर से लोगों के लिए नौकरी दे, मतलब बाहर से लोगों को सेलेक्ट करने के बारे में सोचते हैं, तो ये एक्सटर्नल कहलाता है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा जब हमें नौकरी देनी होती तब ये जो सोर्स है प्रेफर किया जाता है। एक दो लोगों के लिए हम इंटरनली ही किसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। ज़्यादा जब जॉब की जरूरत होती, ज़्यादा इंप्लॉय की हमें जरूरत होती, तो हम एक्सटर्नल सोर्स को फॉलो करते हैं। तो जो हमें इंटरनल ना करना पड़े वही एक्सटर्नल होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें ज्यादा हमें जब मैन पावर की जरूरत होती है तो हम आउटसाइडर से लोगों को लार्ज नंबर में बुलाते हैं, एप्लीकेशन उनसे कहते हैं कि आप डालो, अपनी क्वालिफिकेशन के साथ रिज्यूमे बना के दो, तब हम लोगों को सिलेक्ट करते हैं। तो ये ज्यादा से ज्यादा एक्सटर्नल सोर्स जो है, ज्यादा इंप्लॉय की जरूरत होती तभी हम करते हैं, वरना एक आध दो लोगों के लिए नहीं करते, क्योंकि कॉस्टली होता है बेटा ये। फिर कह रहा द कॉमन मेथड ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कह रहा एक्सटर्नल सोर्स को करने के लिए कुछ कॉमन मेथड होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। कैसे हम एक्सटर्नल सोर्स को करते हैं ये तरीका आपको बता रहा हूं। एग्जाम में बेटा एक्सटर्नल सोर्स और उसके मेथड आ जाते हैं, कई बार आ जाते हैं, फिर आपको प्रॉब्लम आती है सर ये क्या होता है। पहला आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, फिर आता है कैजुअल कॉलर, फिर एडवर्टीजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसीज, कैंपस रिक्रूटमेंट, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन, वेब पब्लिशिंग। तो कुछ इस तरीके से हम जो है एक्सटर्नल सोर्स को फॉलो करते हैं। यही मेथड होता है एक्सटर्नल सोर्स से लोगों को जॉब पे लाने के लिए अपनी कंपनी में। आइए देखते हैं। तो कह रहा है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किसे कहते हैं। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है, इसको समझ लीजिए, कंपनी को मान लीजिए कंपनी में 20 पोस्ट की जरूरत है, मान लो 20 हेल्पर की आवश्यकता है, कंपनी को 20 हेल्पर की आवश्यकता, 20 हेल्पर। कंपनी अपने मेन गेट पर एक नोटिस लगा देगी कि भैया हमारे यहां इतने हेल्पर की जरूरत है, इतना वेतन देंगे, इतना ओवर टाइम रहेगा। तो लोग कंपनी में आकर के अपना इंटरव्यू या कंपनी से संपर्क कर लेते हैं और कंपनी उनको नौकरी पर रख लेती है। ये एक्सटर्नल है, कंपनी के लोग अंदर नहीं है, बाहर जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, देख लिए गेट पे, अच्छा यहाँ नौकरी खाली है, यहाँ पर नौकरी की जरूरत है, हम गए भैया हमको नौकरी पर रख लीजिए, हमारे पास ये क्वालिफिकेशन है। तो ये डायरेक्ट सोर्स हो गया, है एक्सटर्नल, बट हमने बहुत ज्यादा वो नहीं किया, अपने गेट पर एक नोटिस चिपका दी और लोग उसको पढ़ करके आ रहे और नौकरी मैंने उनको दे दिया। तो ये होता है एक्सटर्नल सोर्स का डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है, समटाइम द ऑर्गेनाइजेशंस पेस्ट नोटिस एट द गेट ऑफ देयर ऑफिस और फैक्ट्री। वही कह रहा है कि कुछ समय क्या होता है, कंपनी कुछ होता क्या है अक्सर कि कंपनी अपने नोटिस को गेट पे पेस्ट कर देती है, ऑफिस में पेस्ट कर देती है, जिससे लोग जो है कंपनी में उस जॉब के लिए चले आते हैं। तो ये होता है डायरेक्ट मेथड। आगे पढ़ लीजिएगा, बड़ा इजी है बेटा। ये आगे आता है दूसरा मेथड, कैजुअल कॉलर। अब कैजुअल कॉलर क्या होता है इसको समझ लीजिए, फिर यहां पर हम समझाते हैं। मान लीजिए कंपनी में 40 पोस्ट खाली है, 40 पोस्ट खाली है, इसी में जूनियर क्लर्क है, सीनियर क्लर्क है, या इसी में अकाउंटेंट है, जूनियर अकाउंटेंट है, सीनियर अकाउंटेंट है, 40 पोस्ट मिला के टोटल खाली है, हेल्पर वेल्पर लेकर के, चपरासी वगैरह लेकर के। फिर इसको 40 पोस्ट के लिए कम से कम 5000 लोगों ने, 5000 पीपल ने अप्लाई किया था, 5000 पीपल ने अप्लाई किया था।
अब इसमें से सिर्फ 40, इसमें से तो सेलेक्ट 40 ही हुए होंगे, बाकी के तो रिजेक्ट हो गए होंगे। अब कंपनी में फिर 20 पोस्ट अवेलेबल हो गया। कंपनी ने इसके लिए नया एडवर्टीजमेंट नहीं निकाला। ऑलरेडी जो लोग अप्लाई किए थे, जिनको रिजेक्ट कर दिया था कंपनी ने, उनमें से जिनका क्वालिफिकेशन मैच कर रहा है, जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाले, उनको बुलाया, आओ इस जॉब के लिए ट्राई कर लो। मतलब कंपनी ने उनको जॉब के लिए बुलाया, कहां से कि वो ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके थे और कंपनी में उनका एप्लीकेशन ऑलरेडी पड़ा हुआ था। नया कंपनी ने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया, तो ऑलरेडी कंपनी में जो लोग रिजेक्ट है और उनका कंपनी में रिज्यूमे वगैरह पड़ा हुआ है, वहां से कंपनी ने उनको देख करके कॉल कर लिया कि सर क्या आप इस जॉब के लिए रेडी हैं, करेंगे, तो आप आ जाइए। तो ये कैजुअल कॉलर होते हैं, तो एक्सटर्नल ना, कंपनी को तो नहीं है ना, लेकिन हमने कंपनी में ऑलरेडी उनका हमारे यहाँ रिज्यूमे पड़ा हुआ था, हमने फेंका नहीं था, जलाया नहीं था। 40 का सिलेक्शन करने के बाद हमने उनको ऐसे रख दिया था कि हो सकता भविष्य में जरूरत पड़े, तो हमने फिर जब जॉब खाली हुई तो हमने फोन किया भैया आ जाइए। वो लोग आए, इंटरव्यू हुआ, सिलेक्ट हो गए और नौकरी करे। ऐसा होता है, इसे कहते हैं कैजुअल कॉल। तो जनरली द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन एन एप्लीकेशन फाइल इन विच दे कीप ऑल द पेंडिंग एप्लीकेशन विच द जॉब सीकर्स लीव विद द रिसेप्शन। Sometime the application of suitable candidate who were not selected in the previous year selections process are also kept in application file। कह रहा कंपनी एप्लीकेशन फाइल मेंटेन करती, जिसमें कंपनी पेंडिंग एप्लीकेशन जो जॉब चाहते थे उनका मेंटेन करके रखती है। कई बार क्या होता है, लोग रिसेप्शन पे छोड़ के चले जाते हैं कि भैया हमें जॉब होगी तो बताइएगा। कई बार प्रीवियस जो लोग सिलेक्ट नहीं हुए होते, उनका भी उस एप्लीकेशन में मेंटेन किया जाता है। तो इनमें से लोगों को कॉल कर लिया जाता है, भैया आप जॉब के लिए बोले थे, ठीक है आ जाइए, आपका इंटरव्यू है, ठीक है। ये होता है बेटा, ये तरीका होता है कि ये कैजुअल कॉलर्स होते हैं। बाकी का आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। मेन आपको समझना है मीडिया एडवर्टाइजिंग। कंपनी क्या करती है, मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजिंग कराती है। अब मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजिंग कराती मतलब न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजिंग करा दी, बता दी न्यूज़पेपर में कि भाई हमें लोअर रैंक, अपर रैंक या हमें जूनियर सीनियर क्लर्क, हमें इस पोस्ट के लिए लोगों की आवश्यकता है, आप लोग अप्लाई करें, इस डेट को इंटरव्यू होगा, ये सिलेक्शन का तरीका है, पेमेंट ऐसे ऐसे होगा, रहना खाना फ्री होगा, अनपढ़ पढ़े लिखे ग्रेजुएट सब आए। ये होता नहीं, तो इस टाइप का तो मीडिया एडवर्टाइजिंग कराया जाता है। तो मीडिया एडवर्टाइजिंग के माध्यम से कंपनी जो है लोगों को जॉब पे लाती है। तो कह रहा द मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर मेथड, ये बहुत कॉमन और पॉपुलर मेथड है। इसमें क्या होता है कि हम जो है लोगों को मतलब लोगों को कम टाइम में बुला सकते हैं। न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट दे देते, चाहे लोकल चाहे रीजनल, दे करके बुलाते हैं भाई आओ जॉब के लिए आप ट्राई करो। तो मीडिया के माध्यम से अगर हम किसी को जॉब के बारे में बताएं तो ये मीडिया जो है इसे कहते हैं मीडिया एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो एक्सटर्नल सोर्स करने का क्या तरीका है, डायरेक्ट हम नोटिस लगा के बुला लें, या पहले से जो लोग हमारे यहाँ एप्लीकेशन छोड़ गए उनको हम बुला लें, या हम न्यूज़पेपर में दे करके लोगों को सिलेक्ट कर लें। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, बच्चा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है, हर जिले में एक एजेंसी होती है जो सरकार की भी होती है, प्राइवेट भी हो सकती है। तो लोग जब पढ़ लिख लेते हैं तो वहां पर अपना रिज्यूम बना करके पूरा डाल देते हैं, भैया अगर कोई नौकरी होगी तो हमें बताइएगा। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जिनको नौकरी की जरूरत होती है वो लोग उसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को कांटेक्ट करती हैं कि क्या आपके पास कोई इस टाइप का रिज्यूम है, इस टाइप के लोग हैं, हमें दीजिए। तो ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज उस कंपनी को देता है। तो कंपनी फिर फोन करती है उस कैंडिडेट को जिसने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना जो है रिज्यूम छोड़ दिया था, सर वो मैंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से प्रयागराज से प्राप्त किया है, क्या आप यहां पर आने के इच्छुक हैं, आइए एक बार ट्राई कर लीजिए। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं बेटा, उनके यहां जाकर के आप कंपनियां जो है लोगों को रिज्यूम ला करके सिलेक्ट कर लेती हैं। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट एज मिडिल मैन बिटवीन जॉब सीकर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव वैकेंट जॉब पोजीशंस। तो गवर्नमेंट का होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, वहां पर क्या होता है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मिडिल मैन का काम करती है, किसके बीच में, ऑर्गेनाइजेशन और जॉब सीकर के बीच में, जिसको जॉब चाहिए और कंपनी के बीच में। दैट हैव वैकेंट जॉब पोजीशन, कंपनी जो जॉब पोजीशन वैकेंट होती है उसके लिए जो जॉब, जिनको जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब हाउस मतलब गवर्नमेंट के वो जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में वो अपना रिज्यूम बना के डाल देते हैं और फिर गवर्नमेंट के यहाँ कंपनियां कांटेक्ट करके उनका रिज्यूम लेकर के उनको जॉब पे बुलाती हैं। देखिए यहां पर ऐसे समझिए, अब बच्चे हैं इसको इस तरीके से समझिए। देखिए ये रहा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। यहां पर मैंने बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, एलएलबी करके यहां पर मैंने रिज्यूम बना के डाल दिया, भैया मुझे कोई जॉब हो बताइए। फिर मान लेते कोई कंपनी है,
टीसीएस कंपनी जो है यहां पर आती है, कहती क्या आपके पास कोई रिज्यूम है, हमें इस टाइप की जॉब फिल करनी है, वैकेंसी है। तो ये यहां से लेके गए इनके लोग और फिर हमको बुलाया गया कि मतलब एक प्रकार का मिडिल मैन का काम कर रही है गवर्नमेंट का ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मेरे और इसके बीच में। अब मैं यहां जाऊंगा, इंटरव्यू दूंगा, मेरा सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, नहीं दूसरे लोगों को बुलाया जाएगा। तो ये होता है तरीका। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के माध्यम से भी एक्सटर्नल सोर्स को फिल किया जाता है, मतलब एक्सटर्नल सोर्स को जो है फॉलो किया जाता है। तो कंपनी क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से भी कॉन्टेक्ट करके एक्सटर्नली लोगों को कॉल करती है, आओ हमारे यहाँ जॉब अवेलेबल है, ट्राई करो, अगर हो जाते तो नौकरी करो। ठीक है, क्या है तो कुल मिलाकर के यहां पर लोग अपना बायोडेटा छोड़ देते, अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह बता देते। फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या करती है, सुटेबल कैंडिडेट का जो है उस ऑर्गेनाइजेशन को सारा कुछ भेज देती है, अप्रोच करती, बताती कि इतने लोगों ने रिज्यूम डाल रखा, अगर ट्राई करना तो हमारे यहाँ इतने लोग आए थे, रिज्यूम देके गए थे, उनसे ट्राई कर लो। तो फिर अगर वो सेलेक्ट होते हैं फिर जो है उसके बाद क्या होता है, नौकरी हो जाती है। एक और तरीका होता है एक्सटर्नल सोर्स को फॉलो करने का, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट क्या है, प्लेसमेंट एजेंसीज प्रोवाइड नेशन वाइड सर्विस ऑफ मैचिंग पर्सनल डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वर्कफोर्स। तो ये कुछ एजेंसियां जो प्राइवेट काम करती हैं, इनके यहां भी लोग कांटेक्ट करते हैं। ये भी क्या करती है, आपका रिज्यूम लेकर के कुछ कंपनियों से कांटेक्ट करते हैं, भाई हमारे पास इस टाइप के लोग हैं, हम इनको अगर आप हायर करना चाहें तो बताएं, मैं आपको इनका रिज्यूम भेज दूंगी, जिसके बदले इनको भी कुछ कमीशन वगैरह मिलता है। कई बार हम ही लोग उनको रजिस्ट्रेशन फीस देते हैं, भाई वो कहते हैं कि ठीक है रिज्यूम दे दो, 500 रुपया दे दो, कल को जब जॉब आएगी तो हम बता देंगे। तो हम 500 रुपया 200 रुपया जो भी फीस होती दे करके अपना रिज्यूम उनको दे देते। तो ये कंसल्टेंसी क्या करती, हमारे उस रिज्यूम को किसी और कंपनी को देती, भाई ये बंदा है, इसको जॉब के लिए बुलाओ, अगर आपको लगता है कि ये फिट है आपके जॉब के लिए। तो प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट का भी यही काम होता है कि नेशन वाइड काम करते हैं, कई कंपनियों से कांटेक्ट करते हैं, जिससे ये बढ़िया मैनेजमेंट पोस्ट के लिए, प्रोफेशनल पोस्ट के लिए, टेक्निकल पोस्ट के लिए लोगों को कंपनियों में भेजते रहते हैं। इनका यही काम, ये भी एक मीडिएटर का काम करते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लेसमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कर रही थी। फिर आता कैंपस रिक्रूटमेंट, कंपनियां कॉलेज में जाकर के, यूनिवर्सिटीज में जाकर के बच्चों को सिलेक्ट करती हैं। फ्रेशर्स होते हैं, एमबीए वगैरह कर रहे हैं आप बीसीए एमसीए कर रहे हैं, आप बीबीए कर रहे हैं, आप एमकॉम कर रहे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी होता रहता प्लेसमेंट। तो आप डायरेक्टली कंपनियां कैंपस सिलेक्शन कर रही हैं। ठीक है, कैंपस सिलेक्शन कर रही हैं, बच्चों को हायर कर ले रही हैं। अभी बच्चे एमकॉम फाइनल का पेपर नहीं दिए, सिलेक्ट कर लिया, एमबीए फाइनल में अभी सिलेक्ट हो गया, तो ये कैंपस सिलेक्शन भी एक्सटर्नल सोर्स का एक तरीका होता है। रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय, क्या कह रहा, रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। अब मान लीजिए मैं ऑलरेडी उस कंपनी में नौकरी कर रहा हूं जिस कंपनी में वैकेंसी है, तो मुझसे कहा गया कि हिमांशु सर अगर आपकी नजर में कोई आपके रिलेटिव या फ्रेंड्स हो उनको बताइए इस जॉब के लिए। तो मेरे मान लो कोई दोस्त है और मैंने उनसे कहा भाई ये जॉब खाली है, जाओगे क्या? मैं इंटरनल हूं, वो इंटरनल, वो एक्सटर्नल है मेरा दोस्त, वो गया ट्राई किया, उसका हो गया। तो कई बार रिलेटिव फ्रेंड के माध्यम से जो है कैंडिडेट एम्प्लॉय खुद लेके आते हैं। तो कुल मिलाकर के कंपनी अपने एम्प्लॉय को अप्रोच करते हैं कि बताओ यार कोई अगर हो तो नजर में बताना, जैसे आप लॉयल हो वैसे होना चाहिए यार, बहुत अच्छा। कई बार आपका मक्खन मारती हैं, आपको मक्खन लगाती, क्या अरे यार बड़ा अच्छा आपका तो काम है, अगर हो सके तो आपके जैसा ही कोई व्यक्ति देखो यार, बताओ यार कंपनी में जॉब खाली, ट्राई करे। तो हमारे माध्यम से मतलब कंपनी ने क्या किया, रिकमेंडेशन किया अपने प्रेजेंट एम्प्लॉय से जो कंपनी में ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, उनसे अनुरोध किया कि भाई अगर कोई है आपका रिलेटिव है, फ्रेंड है या कोई और व्यक्ति जिसको आप जानते हैं अगर उसको जॉब चाहिए तो बताइए। तो इस तरीके से बेटा फिर क्या होता है कि कंपनी में जो है लोग बाहर से आके अपना ट्राई करते हैं और नौकरी हो जाती है। एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन, हम टेलीविजन वगैरह पे दे करके एक्सटर्नल सोर्स को फॉलो कर सकते हैं और नौकरी लोगों को दे सकते हैं। फिर आता है वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा गवर्नमेंट का नौकरी.com है, जॉब.com है, वहां पर हम पब्लिश कर सकते हैं भाई इस कंपनी में ये पोस्ट खाली है, अगर आप ट्राई करना चाहें तो पूरा सिस्टमैटिक बना के हम डाल देते हैं, ये पेमेंट है, ये इतना लीव होता है, इसके बाद आपको यहाँ इतने दिन के बाद प्रमोशन कर दिया जाता है, ये तमाम चीज। तो नौकरी.com वगैरह पे हम पब्लिश करके लोगों को नौकरी दे सकते हैं, बुला सकते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, कई बार हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं, हमारे पास मान लो हमारे पास 100 लेबर है, हम कॉन्ट्रैक्टर है। तो कंपनी क्या करती, कंपनी को मान लो कोई काम कराना 40 दिन के लिए, तो कंपनी सोचती क्या परमानेंट लोगों को रखें, हम कॉन्ट्रैक्टर से कांटेक्ट करें। तो हमसे कांटेक्ट किया कि आप अपने लेबर लेके आ जाओ, हम लेबर लेके गए और काम करके चले आए। तो हम भी एक तरीका होता है एक्सटर्नल सोर्स का। तो कुल मिलाकर के एक्सटर्नल सोर्स कैसे होता है, एक्सटर्नल सोर्स को हमने बताया डायरेक्ट तरीके से हो सकता है, कैजुअल कॉलर, एडवर्टीजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसीज,
कैंपस रिक्रूटमेंट, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन, वेब पब्लिशिंग। तो कुछ इस तरीके से बेटा एक्सटर्नल सोर्स जो है होते हैं, लोगों को जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए बोला जाता है। लोग आते हैं, लोग नौकरी के लिए ट्राई करते हैं, होता है तो नौकरी करते हैं, नहीं तो दूसरी जगह ट्राई करते हैं। ये एक तरीका होता है। और एक तरीका हमने बताया था इंटरनल का। इंटरनल में होता है ट्रांसफर एंड प्रमोशन। समझ में आई बात? कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप पढ़ लीजिएगा, बहुत नॉर्मल टॉपिक है, समझ में आ जाएगा। अब आता है, देखिए अब आता है इंटरनल रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में क्या अंतर होता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इंटरनल का मतलब होता है अपने करंट एम्प्लॉय को, अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को जो ऑलरेडी कंपनी नौकरी कर रहा, उसी को उस जॉब के लिए हम जो है उस जॉब के लिए प्लेस कर दें, उसको उसी जॉब पे रख लें। एक्सटर्नल का मतलब होता है हम बाहर से व्यक्ति को ले आए, पर्सन को ले आए, तब जाके उसको नौकरी दें उस पोस्ट के लिए। फिर आता है यहां पर इंटरनल में किसी प्रकार का टैलेंट और फ्रेशनेस नहीं होता, क्योंकि लोग पुराने होते, बहुत ज्यादा अनुभवी होते भले, लेकिन टैलेंट बहुत नहीं होता है। और यहां पर बाहर से लाने में हमें दुनिया बहुत बड़ी है, टैलेंट मिलता है, फ्रेशर्स मिलते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी सोच, नए लड़के हैं, हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी जानते होंगे, हमसे ज्यादा इनोवेटिव होंगे, तो कंपनी को यह फायदा मिलता है आउटसाइडर से लाने का। इंटरनल बहुत ज्यादा टैलेंट वगैरह मिलने के चांसेस कम रहते हैं। अगला आता है कंज्यूम लेस कॉस्ट एंड टाइम। बेटा इंटरनल कंज्यूम कम करता है कॉस्ट एंड टाइम, क्योंकि अपने ही लोग हैं, उनको ट्रांसफर या प्रमोट कर दिया तो वहां पर कॉस्ट या टाइम लगना ही नहीं है, हमने फोन कर दिया काम हो गया। यहां पर टाइम लगता है, क्योंकि हम वांट निकालते हैं, रिक्रूटमेंट निकालते हैं, फिर सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग होती है, तमाम प्रकार के जो है प्रक्रियाएं फॉलो करनी पड़ती प्रोसेस, जिस वजह से कुछ ज्यादा यहां पर टाइम और कॉस्ट लगता है। फिर आता है मोटिवेट्स एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। इंटरनल सोर्स में हमारे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है वो मोटिवेट होते हैं। एक सोचता है कि यार भैया का हो गया, सीनियर हमारे सीनियर थे, इनका हो गया, हमारा भी हो जाएगा, तो इससे लोग वो ज्यादा काम करेगा और मोटिवेट रहेगा। यहां पर मोटिवेशन नहीं होता, क्योंकि यहां तो अभी नए लोग हैं, अभी तो पहली बार आएंगे, तो वहां कौन सा मोटिवेशन। फिर लिमिटेड चॉइस अवेलेबल। इंटरनल में बहुत कम चॉइस होता है, 10 20 40 लोग हमारी कंपनी में काम करें तो वही हमारी चॉइस है। यहां पर तो करोड़ों की दुनिया पड़ी हुई है, हम चाहे जिसको लेके आते हैं, हम मोर चॉइस अवेलेबल होता है। ठीक है, अब आता है सिलेक्शन। क्या आता बच्चा? सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन का मतलब होता है भर्ती के बाद सिलेक्शन। अब लोगों ने अप्लाई किया होगा, चाहे हमने इंटरनली चाहे एक्सटर्नली, लोगों से बोला, लोगों ने एप्लीकेशन डाला होगा, लोगों ने जॉब के लिए फॉर्म फिल किया होगा लार्ज नंबर में। अब यहां सिलेक्शन करेंगे। अभी सिलेक्शन हुआ नहीं है, अब सिलेक्शन करेंगे। अभी वहां तो भर्ती के लिए हमने अपनी जो है न्यूज़पेपर में निकाला था, मीडिया में दे दिया था, और प्लेसमेंट एजेंसी के पास हम गए थे, वहां से हम रिज्यूम लाए थे। अब सिलेक्शन की प्रक्रिया चालू हो गई। अभी तो भर्ती चल रही थी ना, अभी तो भर्ती मतलब वैकेंसी के बारे में लोगों को बताया जा रहा था। ठीक है, अब सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन कैन बी डिफाइंड एज डिस्कवरिंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू फिल अप द वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस। कहने का मतलब क्या है कि सिलेक्शन में हम मोस्ट प्रॉमिसिंग, मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को जो है कंपनी में जॉब के लिए, जॉब पोजीशन को फिल करने के लिए ले आते हैं, और हम कुछ स्टेप फॉलो करके उनका सिलेक्शन करते हैं। जैसे कैसे? पहले हम जांच करते हैं, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है। थोड़ा सा हम इसको बताते हैं क्या होता है बच्चों। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या होती है? देखिए, आपने कंपनी में रिक्रूटमेंट में एप्लीकेशन फिल कर रखा होगा। अब एप्लीकेशन हम देखेंगे कि कौन व्यक्ति एप्लीकेशन किसका ज्यादा अच्छा है, क्वालिफिकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस वगैरह देख करके हम कुछ एप्लीकेशन को साइड कर देंगे, और जो हमारे जॉब के लिए जरूरी है उस एप्लीकेशन को सेट कर लेंगे। पहले हम प्रिलिमिनरी शुरुआती दौर में जांच करेंगे कि कौन सा एप्लीकेशन जो है जितने लोगों ने डाला है सही है हमारे इस जॉब के लिए, कौन सा सही नहीं है उसको हटा देंगे। सिलेक्शन टेस्ट एम्प्लॉयमेंट। अब फिर हम क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे, लोगों का जो है जॉब के लिए टेस्ट देंगे, मतलब टेस्ट वगैरह कराएंगे। टेस्ट में कई प्रकार का टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इंटरेस्ट टेस्ट होता है, ट्रेड टेस्ट होता है, वो भी आगे बताएंगे। फिर इंटरव्यू होगा, टेस्ट के बाद लोगों का इंटरव्यू होगा। फिर बैकग्राउंड चेक होगा, उनकी फैमिली का, उनकी एजुकेशन का, तमाम चीजों का बैकग्राउंड हम चेक करेंगे, उनके प्रोफेशन का, उनके दादा बाबा क्या करते थे, ये चीज है। सिलेक्शन डिजाइन, फिर हम लोगों को जो है सिलेक्ट करने का एक तरीका बना लेंगे, चलो अब ये लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, इसमें से कितने लोग सिलेक्ट होंगे। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, अब सिलेक्शन डिसीजन है वो, तो मतलब पहले हम लोगों की जांच करेंगे एप्लीकेशन की, फिर लोगों को जो है टेस्ट कराएंगे,
फिर लोगों का इंटरव्यू होगा, बैकग्राउंड चेक होगा, सेलेक्ट हो जाएगा, निर्णय ले लेंगे कि चलो ये सेलेक्ट हो गए। फिर आता है मेडिकल एग्जामिनेशन, लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मान लो कोई टेक्निकल काम है, मशीन पे काम है, कोई मेहनत का काम है, तो हम मेडिकली फिट है कि नहीं है, हार्ट रेट, बीपी वगैरह सब चेक होगा। फिर आता है जॉब ऑफर, उनको जॉब ऑफर किया जाएगा। देखो बच्चा यहां से थोड़ा सा गलती क्या हुई हमसे, ये जॉब ऑफर ये अलग पॉइंट है, जॉब ऑफर के बाद ये नीचे से चालू है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये अगला पॉइंट है। अब उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया जाएगा कि आप हमारे यहाँ इतने दिन काम करेंगे, इसके बाद अगर अच्छा करते तो हम रिन्यूअल करा लेंगे। तो ये अलग है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहां से लिखा जाना चाहिए था, गलती से वहीं ऐड हो गया। तो कुल मिलाकर के ये तरीका होता है, पहले एप्लीकेशन उनका सेट करेंगे, कौन उसके लायक है कौन नहीं है, किसका एप्लीकेशन सही किसका गलत है, सिलेक्शन टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, बैकग्राउंड चेक होगा, फिर सिलेक्शन डिसीजन हो जाएगा किसको सिलेक्ट करना है, फिर बेटा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जॉब ऑफर किया जाएगा, फिर उनसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन कराया जाएगा। आइए देखते हैं इसको। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग इज डन टू एलिमिनेट अनक्वालिफाइड एंड मिस्टिफ कैंडिडेट बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। मैंने वही बताया कि जितने लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है कंपनी में, उसके हिसाब से जो लोग अनसुटेबल है कैंडिडेट उनको हटा दिया जाएगा, जो लोग कंपनी के लिए सुटेबल है उनको उनके एप्लीकेशन को रख लिया जाएगा। प्रिलिमिनरी इंटरव्यूज हेल्प रिजेक्ट मिस्टेक फॉर रीजंस व्हिच डिड नॉट अपीयर इन द एप्लीकेशन फॉर्म। कह रहा है कि भाई प्रिलिमिनरी स्टेज पे क्या होता है, अगर मान लो छोटा मोटा इंटरव्यू लेते हैं कि भाई एप्लीकेशन लेकर के कोई आया था, पूछते हैं कि भाई बताओ आपका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बताओ, अगर वो लोग काबिल नहीं होते तो उनको हटा दिया जाता है और जो लोग हैं उनको रख लिया जाता है। अभी सिलेक्शन नहीं हुआ, अभी स्टार्टिंग है ये, ठीक है। उस होता क्या कि स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग ऐसे ही डाल देते हैं फालतू में ही, तो उनको हटाया जाता है कि फालतू में ओवरबर्डन क्यों लेके बैठे हैं, जो लोग सही उनको ही सिलेक्ट करने की प्रक्रिया में लाएं, प्रोसेस में लाएं। दूसरा आता है सिलेक्शन टेस्ट। अब सिलेक्शन टेस्ट होगा, कई प्रकार का टेस्ट होगा, उनकी इंटेलिजेंस टेस्ट होगी, उनकी बुद्धि उनका दिमाग टेस्ट होगा, उनका एटीट्यूड, उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, मतलब उनको रीजनिंग वगैरह टेस्ट दिया जाएगा, भाई तुम करो इसको कैसे सॉल्व करोगे, कोई प्रॉब्लम इसको कैसे सॉल्व करोगे, एप्टीट्यूड टेस्ट में होगा। फिर पर्सनालिटी टेस्ट आ जाता है। पर्सनालिटी टेस्ट में आता है कि भाई आपका इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, आपका इंटरेस्ट सब आ जाता है पर्सनालिटी टेस्ट में। फिर आता है ट्रेड टेस्ट। आप जिस जॉब के लिए आए हो, जो मतलब जिस जॉब के लिए आप अप्लाई किए हो, क्या आप उसको उसमें आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है, आपको उसमें कुछ आता भी है कि नहीं, आप ऐसे ही डाल दियो, वो भी टेस्ट किया जाएगा। इंटरेस्ट टेस्ट, आप जिस जॉब के लिए अप्लाई किए हो क्या उसमें आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है। तो ट्रेड टेस्ट मतलब जिस जॉब के लिए आप अप्लाई किए हो उसके लिए कुछ आपको मालूम है कि नहीं, इंटरेस्ट क्या उसमें आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, ये तमाम चीजें टेस्ट में बेटा आएंगी। और सिलेक्शन टेस्ट के बाद फिर क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। फिर आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में बहुत सारे लोग छटेंगे। फिर इंटरव्यू के बाद क्या होगा, आपका बैकग्राउंड चेक होगा, आपकी फैमिली वगैरह, आप पहले क्या करते थे। फिर उसके बाद देखा जाएगा कि आप जो है पहले क्या थे, यूनिवर्सिटी में क्या थे, आप कहां पर क्या थे, आपका ऑक्यूपेशन क्या था, बिजनेस क्या था, ये तमाम चीजें आपका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। इसके बाद आता है फिर सिलेक्शन डिसीजन। फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन में बेटा आपका टेस्ट इंटरव्यू फिर से जो है दोबारा लिया जा सकता है। फिर आपकी लिस्ट तैयार कर ली जाएगी, या फिर एक ही बार मान लो इंटरव्यू ले लिया गया, आपका टेस्ट ले लिया, उसके बाद आपकी लिस्ट तैयार हो जाएगी। सिलेक्शन डिसीजन में भाई आप ले लिया गया कि आपका नाम आ गया निर्णय में, आपको अब आप नौकरी के लिए आओ। फिर क्या होगा, आपको जॉब, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में अगर आप फिट होते हो, आपका कई बार रनिंग होता है, कई बार आपके आई टेस्ट होते हैं, आपका जो है कई बार बीपी, हार्ट रेट, कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब चेक होता है। फिर आपको जॉब ऑफर कर दिया जाता है। अब आप जॉब के लिए आइए, अगर आप जॉब के लिए अब आए हैं तो आपका साइन करा लिया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फिर आपसे साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ साइन करा लिया जाता है कि भाई ठीक है आप हमारे यहाँ नौकरी करेंगे, इस बीच कहीं आप और नौकरी करने नहीं जाएंगे, या इस बीच आप कहीं छोड़ करके हमको नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये तरीका होता है बेटा आपको जो है सिलेक्शन करने का। तो ये बहुत नॉर्मल चीज थी, आप जानते हो, इसलिए हमने इसको जल्दी से बता दिया। ये देखो, ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक था। अब आता है, क्या आता है, ये ठीक है दिखाई दे रहा है, चलो कोई बात नहीं, ये गलती से ऐड हो गया है। अच्छा ये हम बता देते हैं रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में डिफरेंस क्या है। तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है। तो रिक्रूटमेंट बेटा इनिशियल स्टेज होता है जिसमें हम ऑफर करते हैं जॉब के लिए, जबकि सिलेक्शन में जॉब पे रख लिया जाता है। रिक्रूटमेंट में लार्ज नंबर में लोग जो है फॉर्म को अप्लाई करते हैं, मतलब फॉर्म को फिल करते हैं, जबकि सिलेक्शन में लार्ज नंबर में को रिजेक्ट करके हम स्मॉल नंबर ऑफ पर्सन को सिलेक्ट करते हैं।
रिक्रूटमेंट वाइड स्कोप होता है, बहुत सारे लोग उसमें फॉर्म को अप्लाई फिल करते हैं, जबकि सिलेक्शन में लोग लिमिटेड हो जाते हैं। रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं कि हमें जो है बहुत सारे जो है लोग डालते हैं, जिसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड लोग फॉर्म को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम उसी लोगों को सिलेक्ट करते हैं जिसको उस जॉब के लिए जरूरी होता है। तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में ये डिफरेंस होता है। अच्छा, रिक्रूटमेंट जो है सिंपल होता है, फॉर्म को फिल कर दिया, रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन में कई प्रकार के प्रोसेस होते हैं, प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर मेनी प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये होता है डिफरेंस। चलिए, अब आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है तो हमने बताया था। तो ट्रेनिंग क्या होती है बच्चों, किसी भी एम्प्लॉय को सिलेक्शन करने के बाद, अब ये सिलेक्शन के बाद चालू है, पहले क्या था, रिक्रूटमेंट, फिर सिलेक्शन, फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो किसी भी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग जो है देना बहुत जरूरी है। डायरेक्टली आप सिलेक्ट तो कर लेते हो, बट वो ट्रेंड नहीं है, तो वो उसके चांसेस ज्यादा है कि कल का उसको एक्सीडेंट हो जाए, कल को वो वर्क को सही से ना कर पाए, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी ना हो। तो इसलिए उसको ट्रेनिंग और डेवलप किया जाता है, उसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट उसके अंदर दिया जाता है ताकि वो कंपनी में अच्छे से काम करे। तो ट्रेनिंग बेटा दो तरीके का होता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग, ऑफ जॉब ट्रेनिंग। हम ये सब बताएंगे, बहुत सिंपल है, जल्दी से कवर हो जाएगा, कुछ है नहीं। क्या कह रहा है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग मींस इक्विपिंग द एम्प्लॉयज विद द रिक्वायर्ड स्किल टू परफॉर्म द स्पेसिफिक जॉब। मतलब ट्रेनिंग का मतलब होता है किसी व्यक्ति को इक्विप करना कि वो एक अब उसके अंदर एक अच्छी स्किल आ जाए और वो अपने जॉब को अच्छे से कर सके। इट एम टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज इन देयर करेंट जॉब और प्रिपेयर देम फॉर एनी इंटेंडेड जॉब। कुल मिलाकर के कह रहा है, इसका उद्देश्य होता है, इसका एम होता है कि किसी व्यक्ति को जो करंट जॉब कर रहा है या जो जॉब करेगा उसके लिए उस लायक बनाना, काबिल बनाना कि ट्रेनिंग लेकर के वो जॉब कर सके। डेवलपमेंट रेफर टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय। डेवलपमेंट से एम्प्लॉय का ओवरऑल ग्रोथ होता है। इट फोकसेस ऑन पर्सनल ग्रोथ। इसमें व्यक्ति का पर्सनल ग्रोथ होता है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, एप्टीट्यूड अच्छा होता है, एटीट्यूड अच्छा होता है, इंटरेस्ट अच्छा हो जाता है, पर्सनालिटी अच्छी हो जाती है, कैरेक्टर अच्छा हो जाता है। तो ये डेवलपमेंट में आता है। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का मतलब ये होता है, ट्रेनिंग का मतलब होता है जिस काम को आप करने जा रहे हो या कर रहे हो उसको अच्छे से करो या भविष्य में अच्छे से कर पाओ। और डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल आपके अंदर डेवलपमेंट हो जाए। ठीक है, फिर आता है नीड फॉर ट्रेनिंग या बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ट्रेनिंग की नीड क्या है, बेनिफिट क्या है, ट्रेनिंग को देने से एम्प्लॉय को क्या फायदा एम्प्लॉय को मिलेगा या ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट मिलेगा। आइए देखते हैं। रिड्यूस लर्निंग टाइम। कहने का मतलब क्या है कि भाई होता क्या है कि जो ट्रेनिंग दिया जाता है इसमें बाद में क्या होगा, एम्प्लॉय किसी चीज को जल्दी सीख पाएगा, एम्प्लॉय का जो है एम्प्लॉय के एक्सीडेंट होने के चांस कम होंगे, एम्प्लॉय से टाइम कम वेस्ट होगा, एम्प्लॉय ज्यादा प्रोडक्शन कंपनी को दे पाएगा। दूसरा, बेटर परफॉर्मेंस। एम्प्लॉय अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, बिना किसी हेजिटेशन के अच्छे से नौकरी करेगा, बिना किसी रिस्क के। तो एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, जिससे कंपनी में कल को उसका जो परफॉर्मेंस लेवल है, एफिशिएंसी लेवल है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा और कंपनी को एक अच्छा जो है ग्रोथ दिखाई देगा। एटीट्यूड फॉर्मेशन। एम्प्लॉय को बढ़िया जो है ट्रेनिंग देने से उसका एटीट्यूड अच्छा हो जाएगा, वो कंपनी में पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करेगा, उस लोगों के साथ मिलकर के काम कर पाएगा। ठीक है, और उसको एक अच्छा सपोर्ट कंपनी में लोगों से मिलेगा। अगर आपका एटीट्यूड सही नहीं तो लोग आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ट्रेनिंग से बेटा आपका एटीट्यूड वगैरह भी अच्छा हो जाता है। फिर मैनेजिंग मैन पावर नीड। ट्रेनिंग से बेटा क्या होता है कि आपको कितने मैन पावर की जरूरत है, कंपनी को कितने मैन पावर की जरूरत है, इसको भी आप मैनेज कर पाओगे। कुछ लोगों को अच्छी ट्रेनिंग दे करके आप कंपनी में 10 लोगों का काम 8 लोगों से करा सकते हो। तो ज्यादा लोगों का काम कम लोगों से करा पाओगे, इसलिए आपको ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ती है। तो ट्रेनिंग देने से मैन पावर नीड कितनी हमें आवश्यक है, कितने लोगों की जरूरत है, उसमें से भी हम तय कर पाते हैं कि हमें 10 लोगों जगह 8 लोगों से भी हम यह काम करा सकते हैं। तो मैन पावर नीड हम मैनेज कर पाते हैं। तो ट्रेनिंग से बेटा हम क्या होते हैं, अपनी कंपनी का अच्छा ग्रोथ करते हैं, एम्प्लॉय मोटिवेट होता है, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है, चांसेज ऑफ जो रिस्क है वो कम हो जाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होता है, इससे बेटा प्रोडक्शन ज्यादा होता है। समझ में आई बात, एम्प्लॉय कम समय में चीजों को ज्यादा सीख सकता है बाद में। तो ये चीजें होती है, एम्प्लॉय को कोई काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, ये फालतू का टॉपिक था बेटा, बस एक बार रीड करके चले जाना बस।
अब आता बेनिफिट टू द एम्प्लॉय। अब ट्रेनिंग से बेनिफिट क्या मिलेगा एम्प्लॉय को? अभी किसको मिल रहा था? ऑर्गेनाइजेशन को। ट्रेनिंग से ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट मिलेगा? अब हम पढ़ रहे हैं ट्रेनिंग से एक एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो एम्प्लॉय का बेटर करियर ऑप्शन, एम्प्लॉय के अंदर स्किल इंप्रूव हो जाता है, उसका बढ़िया करियर हो जाता है, उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की उसके अंदर क्षमता आ जाती है। जब आप ट्रेनिंग ले लोगे तो आप चाहे कंपनी में नौकरी करो चाहे दूसरी कंपनी में नौकरी करो, आप ज्यादा से ज्यादा पेमेंट पाओगे, ज्यादा से ज्यादा आपको अर्निंग मिलेगी, इनकम मिलेगा। फिर आता है आपके एक्सीडेंट के चांस कम हो जाते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका मोरल इंक्रीज होता है। मोरल का मतलब आप मोटिवेट हो जाते हो। अब जैसे मान लो हमें बाइक चलानी आती है, अब हमें कार चलाने के लिए कोई कह दे, अब हम ऐसे देते तो हम डर जाएंगे, वो आती नहीं है। लेकिन अगर कार सीख ले, ट्रेंड हो जाए, तो हमारे अंदर मोटिवेशन आ जाएगा कि हम भी कार अच्छे से चला सकते हैं दूर तक। तो वही होता है। तो बेटा कोई भी चीज एम्प्लॉय को ट्रेनिंग अगर मिलती तो एम्प्लॉय के अंदर ये बेनिफिट निकल के आएगा। चलिए फिर आता है मेथड ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के दो मेथड है, ऑन द जॉब मेथड, ऑफ द जॉब मेथड, ठीक है, या ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है आइए देखते हैं। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में बेटा क्या होता है इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ऑन, एक मिनट थोड़ा सा वो कर ले। हाँ, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो होती है बच्चों, वो होती क्या है, इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो मैं जॉब कर रहा हूं, मैं जॉब में हूं, मुझे नौकरी में रखा गया, मैं जॉब कर रहा हूं, वर्किंग टाइम है और मुझे सिखाया जा रहा है। जैसे मान लो कोई मशीन चला रहा हूं, मैं मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं, तो अगला कह रहा है भाई ऐसे नहीं इसको करते, इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे क्लच करो, तो मैं सीख रहा हूं। तो मतलब जॉब करते टाइम ही मुझे कुछ सिखाया जा रहा है, तो मैं वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। मतलब जॉब के बाद नहीं, मुझे बुलाया गया, चलो ठीक है आप जॉब पे आओ, मैं जॉब पे गया और फैक्ट्री मुझे सिखाया गया, किसी से बोला गया भाई हिमांशु सिंह काम कर रहे हैं इनको बताओ, और मैं जॉब कर रहा हूं, बोला गया देखो ये क्लच ऐसे करो, गियर ऐसे चेंज करो, अब इसके बाद ये बटन ऑफ कर देना, ये ऑन कर देना। तो मैं जॉब के टाइम पर ही चीजों को सीख रहा हूं, इसे कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो देखिए, when the employees are trained while they are performing the job then it is known as on the job training। जब बेटा एम्प्लॉय ट्रेंड किए जा रहे होते, जब वो अपने जॉब को कर रहे होते, इसे कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अंडर दिस मेथड द एम्प्लॉयज लर्न बाय डूइंग। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय करते हुए सीखते हैं, एम्प्लॉय जॉब करते हुए चीजों को सीख रहे हैं। दिस मेथड इज सुटेबल ओनली फॉर टेक्निकल जॉब। ये मेथड बेटा टेक्निकल जॉब के लिए सुटेबल है। एंड द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज एम्प्लॉयज कैन लर्न प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। इसका फायदा ये होता है कि एम्प्लॉय प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को समझ पाते हैं, सीख पाते हैं और अपने कार्य को करते हुए समझ जाते हैं कि नौकरी कैसे करनी है, जॉब कैसे करना चाहिए। द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज दैट इट रिजल्ट इन द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है कि इसमें टाइम वेस्ट होता है, इसमें एम्प्लॉय वो काम नहीं कर पाता जो करना चाहिए, जिससे रिसोर्सेज कंपनी का थोड़ा सा बर्बाद होता है। अब नौकरी करते हुए सबको सिखाओगे तो कितना परफॉर्मेंस होगा, कितना प्रोडक्शन होगा। नौकरी के बाद सिखाओ, तब नौकरी पे ले आओ, तो बेटा ये होता है कि तब आप अच्छा कर पाओगे। मान लो आज मैं जॉब कर रहा था, मुझे संडे को सिखाया गया, बोला गया जॉब मंडे को आज करो, तो मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगा। मुझे मंडे को जॉब करते ही सिखाया जा रहा तो मैं बेटा नहीं कर पाऊंगा जितना मुझे करना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात? आइए आगे देखते हैं। आता है द कॉमन एंड पॉपुलर टेक्निक ऑफ ट्रेनिंग अंडर द ऑन द जॉब मेथड आर। कह रहा है कि कुछ कॉमन एंड पॉपुलर टेक्निक है इस मेथड में। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम ट्रेनिंग, बेटा जब आप अप्रेंटिसशिप वगैरह कर रहे हैं, अप्रेंटिसेस वगैरह कर रहे हैं, तब आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग में ये चीज कर पाते हैं। ऑन द जॉब ही ज्यादा सही है। फिर आप अगर इंटर्नशिप कर रहे हैं, इंटर्नशिप मतलब आप सीए वगैरह के अंडर में, जैसे सीए लोग कर लेते हैं, सीए के अंडर इंटर्नशिप वगैरह करते हैं, तो ऑन द जॉब ही मेथड ठीक है, ऑफ द जॉब मेथड ठीक नहीं है। फिर कह रहा है इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, मतलब कह रहा है कि जब आप पहली बार नौकरी करने आए हैं, लोगों से आपको परिचय कराना है, फैमिलियराइज कराना है, इंट्रोडक्शन कराना है, नए एम्प्लॉय को पुराने एम्प्लॉय से इंट्रोड्यूस कराना है, तो ऑन द जॉब ही ठीक है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग ठीक नहीं है। तो ये आप सिर्फ पॉइंट पढ़ लेंगे और इसे लिख लेंगे। ये इंटर्नशिप में ठीक होती है, अप्रेंटिसशिप जॉब के लिए ठीक होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, और इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग के लिए ठीक होता है, और चीजों के लिए ठीक नहीं होता। अब आता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या है। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या है, लर्निंग बिफोर डूइंग, मतलब करने के पहले सीखो, करो मत। ऑन द जॉब में क्या था, डूइंग, मतलब आप जॉब करते टाइम ही सीखो, बट यहां क्या है, आप जो है सीख के आओ तब करो। ठीक है, तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, कंपनी क्या करती है, आपको एक मॉडल बना के दे देती है। जैसे मान लो हमें मशीन चलाना है, कंपनी ठीक उसी प्रकार का एनवायरनमेंट, उसी प्रकार की मशीन, डमी मशीन,
मतलब रियल रहेगी, उस पर काम नहीं हो रहा होगा। कंपनी हमको जो है ट्रेनिंग नहीं, मतलब ट्रेनिंग में नौकरी के पहले सिखाएगी। जैसे संडे है तो संडे के दिन कंपनी हमको ले गई, एक कंपनी का वर्कशॉप होगा जहां पर कंपनी ने ट्रेनिंग रूम बना रखा होगा और हमको बताएगी चलो कल को जब आप जाओगे तो आपको ऐसे दबाना, ये कंपनी में मशीन ऐसे काम करेगी, स्विच ऐसे दबाना, तमाम चीज हमको सिखाया गया। नौकरी मैं नहीं कर रहा हूँ, ऑफ द जॉब, वर्किंग डे नहीं है, लीव है, मेरा छुट्टी है, या मुझे छुट्टी दिया गया कि जाओ सीख के आओ। तो मतलब कंपनी एक मॉडल बना देती है सेम उसी प्रकार का जिस तरीके से मुझे कल को रियल में नौकरी करनी है, तो मैं वहां सीख करके वहां कंपनी में वही काम करूंगा। तो इससे मुझे काफी ज्यादा एडवांटेज मिलता है। ठीक है, तो जैसे मान लो मुझे कार सीखना है, अब कंपनी ने मुझे छुट्टी लेकर के पहले कार सिखाया, फिर रियल में मुझे बॉस की कार दी गई, जाओ चलाओ। तो सेम कार है, मैं इसे चलाऊं चाहे उसे चलाऊं, मुझे कोई अंतर नहीं, लेकिन पहले मैंने सीखा ऑफ द जॉब, मेरी छुट्टी थी उस दिन, मेरा कोई काम नहीं था, मुझे सिर्फ सिखाया गया, ट्रेनिंग दी गई। अब मैं अगले दिन रियल में काम करूंगा तो मुझे लगेगा कि मैं वही कर रहा हूं जो मैंने कल किया था। ठीक है, तो ऑफ द जॉब का मतलब क्या होता है? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मींस ट्रेनिंग द एम्प्लॉइज बाय taking them away from their work position, which means employees are given a break from the job and sent for training। इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय अपने जॉब से ब्रेक ले लेता है और उसको ट्रेनिंग पर भेजा जाता है। दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज मोर सुटेबल, ये मेथड ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा सुटेबल होता है। ये मैनेजरियल जॉब वगैरह के लिए, जो मैनेजमेंट के पोस्ट के लिए जॉब होती है उसके लिए ज्यादा अच्छा होता है। जैसे इसमें आपको कॉन्फ्रेंस में भेजा जा रहा है, सेमिनार में भेजा जा रहा है, ताकि आप अच्छे से एज अ मैनेजर ट्रेंड होकर के आए और कंपनी में मैनेजमेंट का पोस्ट संभालें। कॉमन मेथड होता है ऑफ द जॉब का वेस्टिबल ट्रेनिंग। वेस्टिबल ट्रेनिंग का मतलब होता है, वेस्टिबल स्कूल्स मींस डुप्लीकेट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जैसे आपको मान लो इस कंपनी में मैनेजमेंट करना है तो ठीक इसी प्रकार से एक डमी बनाया गया रहेगा। आप वहां पर मैनेजमेंट कर रहे हो, आपको सिखाया जा रहा है कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये चीज आपको, ये पॉलिसी फॉलो करनी है, इंप्लॉय के साथ ऐसे व्यवहार करना है। आप वहां से सीख करके आते हो, फिर सेम स्ट्रक्चर जैसे आपके ऑफिस का होगा रियल में, वैसे डमी में होगा। आप डमी में सीख के आओगे रियल में, फिर आपको कोई अंतर नहीं लगेगा, लगेगा हमने तो कल अभी सीखा था, यही ऐसे ही तो करना है, तो आप कर लोगे। ठीक है, फिर कह रहा है व्हेन एक्सपीरियंस एंड डेलिकेट मशीनरीज आर इन्वॉल्व देम एम्प्लॉयर अवॉइड यूजिंग ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग। तो कुल मिलाकर के इसमें एक डमी मॉडल बनाया जाता है। जैसे मशीन आपको वर्किंग में करनी वैसे डमी में रहती है, सेम आप वहां सीख करके आते हो, यहाँ करते हो, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ता, ना किसी प्रकार का टाइम वेस्ट होता है, ना रिसोर्सेज वेस्ट होता है। तो कुल मिलाकर के आपको वेस्टिबल ट्रेनिंग ज्यादा अच्छी होती है। और ऑन द जॉब ट्रेनिंग अप्रेंटिसेस, या कह सकते हैं कि आप जो है इंटर्नशिप वगैरह के लिए ज्यादा अच्छी होती है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए ज्यादा अच्छी होती है। ऑफ द जॉब में जब आपको मशीन वगैरह चलानी है तो आपको पहले डमी बनाया जाता है, सीख करके आप आते हो, वैसे मशीन जैसे आपको कंपनी में चलानी है सीख करके आते हो, फिर आप यहाँ पर नौकरी करते हो। तो डमी स्कूल का मतलब, डमी का मतलब होता है आपको रियल में वो फील आएगी जो कल को आप यहाँ नौकरी करोगे। ऑन द जॉब, जॉब करते टाइम ही आप जो है चीजों को सीख रहे हो। ऑफ द जॉब आप पहले सीख करके आते हो फिर काम करते हो। तो ऑफ द जॉब में रियल में तो नहीं होती, बट डमी में आप सीख के आते हो, लेकिन लगता है रियल में आप सीख रहे हो, फिर आप वही रियल में आके करते हो। ठीक है, तो आज की क्लास बेटा यहीं तक थी, इसके बाद कुछ नहीं है। चलिए, तो आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पढ़ाते पढ़ाते 1.5 घंटे लगातार मुंह सूख जाता है। ठीक है, तो मेहनत करें, मेहनत करते हैं बेटा। स्लाइड बनती 3-4 दिन बाद आपका, 3 दिन बाद आपका डायरेक्टिंग चैप्टर आ जाएगा। अगर बड़ा रहेगा 2 पार्ट में बनाएंगे, एक में नहीं हो पाएगा तो। थैंक यू बच्चों, क्लास यही कंप्लीट करता हूँ, ओवर करता हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे, जो है कोई बात हो तो आप जो है वहाँ कमेंट में मैसेज छोड़ दें, हम वहाँ पर जाके उसको एड्रेस करेंगे, शिकायतों को आपके दूर करेंगे। बहुत मेहनत लगती है, तो आप जरूर लास्ट तक वीडियो देखा करें, लाइक सब्सक्राइब किया करें। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू बच्चों।